Hello everyone. I hope everybody is good. Yes, so as promised, we are going to revise this entire chapter first and then we'll do a sum which was left in the last class and then we'll move ahead to another chapter today, hopefully. So let us go for a quick revision of residential status and scope of total income. Okay, we'll start from the very beginning. What is residential status and why do we need to find out और what is the significance of residential status? तो हमने इस पर बात की थी कि residential status सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने समय कितने टाइम इंडिया में रहे हैं उस प्रीवियस ईयर में और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस ही डिफाइन करेगा व्हाट पार्ट ऑफ द इनकम दैट यू अर्न विल बी टैक्स्ड इन इंडिया और विच पार्ट ऑफ द इनकम विल नॉट बी टैक्स्ड इन इंडिया। तो दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं इसके, इसीलिए हम रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करते हैं। दैट इज वाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज out of the total income that you earn in a particular year, some income will be taxable in India, some income will not be taxable in India, or maybe entire income is taxable in India, or maybe none of it is taxable in India. It all depends on your residential status. ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की थी कि इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था। सबसे पहले ब्रॉड कैटेगरी है दो, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में रेजिडेंट के दो पार्ट्स हो जाते हैं, आरओआर एंड आरएनओआर, मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, और दूसरा पार्ट है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो यहाँ पर ये हमने डिवीजन किया था। इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा किसी की भी पर्सन की अगर बात करें, जो पर्सन हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में डेफिनेशन पढ़ी थी, तो इनका जो डिवीजन होता है रेजिडेंशियल स्टेटस का, इट इज बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। चलिए फिर कैसे डिफाइन करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले हमने इंडिविजुअल्स की बात की थी। इंडिविजुअल्स के केस में रेजिडेंसी टेस्ट नंबर 1 लगाया था, जिसकी दो कंडीशंस थी, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो वो रेजिडेंट मान दिया जाएगा। कंडीशन क्या थी कि पिछले साल में, प्रीवियस ईयर जिस साल की हम बात करें, उसमें 182 डेज और मोर वो इंडिया में रहा हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो एक और कंडीशन है, उसमें बोला गया है जिस प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं उससे पिछले 4 साल में वो इंडिया में 365 डेज और मोर रहा। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर 18-19 की बात हो रही है तो 18-19 को नहीं लेंगे, उसके पिछले साल को लेंगे, उनके पिछले 4 साल को लेंगे और उसमें देखेंगे टोटल कंबाइंड स्टे क्या है उसका इंडिया में। अगर 365 डेज और मोर है तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन उन्होंने लगा दी, उन्होंने बोला जिस प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं उसमें 60 डेज का स्टे होना कंपलसरी है। तो अगर मैं समराइज करूं तो कंडीशन नंबर 1 बोलती है जिस प्रीवियस ईयर की हम बात करें उसमें 182 डेज और मोर का स्टे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो जिस प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं उसमें 60 डेज और मोर का स्टे, और उसके पिछले 4 साल में मिला के 365 डेज और मोर का स्टे होना चाहिए। ठीक है, so if any of the two conditions are satisfied, the individual is going to be called a resident. ठीक है, उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स किए थे कुछ, यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हमने यहाँ पे बात की थी कि टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में अगर स्टे है विच इज 12 नॉटिकल माइल्स इनटू द सी, तो उस केस में वो स्टे इंडिया में ही माना जाएगा। कंटिन्यूस स्टे होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 5 दिन रहा और बीच में मैं बाहर जाता रहा इंडिया से, तो उन्हें भी हम अक्यूमुलेट करेंगे। इट डज नॉट मीन कि अगर आप 182 डेज है तो वो एक सिंगल रन में ही आपको इंडिया में रहना चाहिए। अगर मैं 100 डेज एक बार रहा हूँ, फिर मैं 100 डेज के लिए बाहर चला गया, फिर आई हैव कम बैक फॉर 100 डेज, तो हम मेरा टोटल स्टे इन इंडिया 200 डेज का माना जाएगा। डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर दोनों ही स्टे इन इंडिया काउंट होता है। डज नॉट मैटर एट व्हाट टाइम यू हैव लेफ्ट इंडिया। ठीक है, उसके बाद हमने दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट बात की थी कि एक कंट्री में अगर रेजिडेंट है इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि दूसरी कंट्री में वो नॉन रेजिडेंट होगा। दूसरी कंट्री में उसका क्या स्टेटस होगा वो उसके इनकम टैक्स लॉज या उसके टैक्स लॉज के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशियल स्टेटस आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स, दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर इन एनी वे। ठीक है, हो सकता है मैं इंडिया का सिटीजन हूँ फिर भी मैं इंडिया का रेजिडेंट ना हूँ उस पर्टिकुलर ईयर में, और हो सकता है मैं इंडिया का सिटीजन ना होते हुए भी इंडिया का उस पर्टिकुलर ईयर में रेजिडेंट हूँ। ठीक है, एक्सेप्शंस टू बेसिक कंडीशंस, दो ऐसे केस हैं जिसमें हमने बोला कि जो बेसिक कंडीशन टेस्ट नंबर 1 हमने लगाया उसमें कुछ चेंज आ जाएगा। चेंज क्या आएगा, सिर्फ हम फर्स्ट वाली कंडीशन देखेंगे विच इज 182 डेज। हम सिर्फ सॉरी 182 डेज वाली कंडीशन देखेंगे, 60 डेज और प्रीवियस 4 इयर्स वाली कंडीशन को नहीं अप्लाई करेंगे। ऐसे कौन से दो केसेस हैं जिसमें ऐसा होगा?
दो केसेस वो हैं जिसमें एक इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया, पहली बात इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडिया लीव कर रहा है, इंडिया से बाहर से आ नहीं रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, या तो वो एक इंडियन शिप का क्रू मेंबर है और इंडिया से जा रहा है, या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है। एक डाउट आया था, उसमें बोला था कि सर इंडिया से बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए तो वो इंडियन शिप में जाना चाहिए क्या? दीज टू पॉइंट्स आर डिफरेंट, ये दोनों पॉइंट्स अपने आप में डिफरेंट हैं। यहाँ और लगा हुआ है बीच में, तो इससे हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ये पॉइंट नंबर 2 है। मतलब एक तो हमने सबसे पहले बात की इंडियन सिटीजन होना चाहिए, जो कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, या तो वो इंडियन शिप में एज अ क्रू मेंबर इंडिया से जा रहा है, या फिर एक इंडियन सिटीजन बाहर यूएस में एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है। तो बस दोनों अलग अलग केसेस हैं, इनको ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं इंडिया से बाहर तो वो शिप में बैठ के जाना चाहिए या फिर एज अ क्रू मेंबर जाना चाहिए। दीज टू आर वेरी सेपरेट केसेस, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा केस क्या है, यहाँ पर स्कोप और वाइड कर दिया, यहाँ पर बोला इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, engaged outside India in an employment or business or profession in any vocation who comes to visit India during the मतलब यहाँ पर ये बात हो रही है कि इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो रहता तो बाहर है लेकिन इंडिया में विजिट करने आया है, तो उसके ऊपर भी 182 डेज वाली कंडीशन लगेगी, 60 + 4 years वाली कंडीशन नहीं लगेगी। अब हमें इंडियन सिटीजन तो समझ में आता है, वो आपके क्वेश्चन में दिया होगा, ऐसा नहीं होगा आपकी सिटीजनशिप डिफाइन करने के लिए दे दी आपको, ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का क्या मतलब है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हमने देखा था, या तो आप या आपके दोनों में से कोई भी एक पेरेंट्स या फिर आपके दोनों में से कोई भी एक ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न होंगे, तभी आपको बोला जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके दोनों पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए थे, आप भी इंडिया में बॉर्न हुए थे, तो क्या आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे? नो। ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है, अनडिवाइडेड इंडिया लिखा है बॉस, ठीक है। तो आप अनडिवाइडेड इंडिया में तो मतलब मुश्किल है, हमारी एज पे होना तो पॉसिबल ही नहीं है, हमारे पेरेंट्स का भी अनडिवाइडेड इंडिया में होना पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम अपने एज ग्रुप की बात करें तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ही अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। तो हर किसी के लिए रूल अलग होगा, लेकिन यहाँ पर बात इंडिया की नहीं की गई। क्वेश्चन में इंडिया दे देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, बोल देंगे कि ग्रैंडफादर ऑफ अ पर्टिकुलर मिस्टर एक्स लेट्स सपोज वाज बॉर्न इन इंडिया, तो आपको लगेगा अरे ग्रैंडफादर इंडिया में बॉर्न हुए थे, नहीं, अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ध्यान देना है। तो हमने दो केस पढ़े जहां पर विच वर एन एक्सेप्शन टू कंडीशन नंबर 1, सॉरी टेस्ट नंबर 1 की सिर्फ पहली कंडीशन पर अप्लाई होगी, दूसरी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर दूसरी कंडीशन को लगाने पर रेजिडेंट हो भी रहे हैं तो रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, सिर्फ पहली कंडीशन देखनी है, 182 डेज इंडिया में रहे या नहीं रहे उस पर्टिकुलर ईयर में, बात खत्म हो गई। आपका बर्डन कम कर दिया सर, ठीक है ना, इसको एडिशनल बर्डन मत मानो, इसे कम मानो बर्डन, कि यहाँ पर सेकंड टेस्ट लगाना ही नहीं है। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन में अगर इन दोनों पर्संस का जिक्र हो तो आपको कंडीशन नंबर 1 लगानी है, नॉट कंडीशन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं सर। स्पेशल रूल टू डिटरमाइन स्टे फॉर इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन सिटीजन हु इज अ क्रू मेंबर। इन लोगों के बारे में मैंने आपको बताया था, दे आर पार्ट ऑफ अ क्रूज और शिपिंग कंपनी। ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये कभी बाहर जा रहे हैं, कभी इंडिया में आ रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, कभी इंडिया में आ रहे हैं, टू फ्रो इनका चलता रहता है। तो यहाँ पर इनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है विच इज कॉल्ड CDC। CDC क्या होता है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो हमें क्या करना है, स्टे इन इंडिया देखना है, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर CDC का डेट्स आपको दी हुई हैं, CDC की डेट्स आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं, तो आप स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से लेके एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तक उसे स्टे आउटसाइड इंडिया मानेंगे, मतलब स्टे इन इंडिया में इंक्लूड नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है, छोटा सा पॉइंट है, बड़ा चढ़ाकर लिख दिया, लेकिन अब हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें डिटेल में इसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हमें बस क्विक पॉइंटर्स याद करने हैं इस चैप्टर के। मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी चैप्टर को उठा के 10 से 15 मिनट में उसका रिवीजन कर सकते हैं, जिस हिसाब से मैं करा रहा हूँ, और मैं कराऊंगा भी आगे चल के। मैं हर नए चैप्टर में कुछ ना कुछ छोटे पुराने चैप्टर का पार्ट ले लूंगा, आपको फटाफट रिवीजन करा दूंगा। बहुत लेंदी है, बहुत वॉल्यूमिनस है, लेकिन अगर ये हमने प्रैक्टिस अडॉप्ट कर ली, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आई एम टेलिंग यू। तो यहाँ पर हाँ, CDC की हम बात कर रहे हैं, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का जितना ड्यूरेशन होगा उसे हम स्टे आउटसाइड इंडिया मानेंगे, ना कि स्टे इन इंडिया मानेंगे। अगर वो आपको दे देता है कि कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की जो ड्यूरेशन है उसमें वो पर्सन इंडिया में आया भी था, फिर वो वापस चला गया,
तो आपको वो स्टे इन इंडिया कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। आपको बस आंख बंद करके CDC का जितना भी ड्यूरेशन है दैट इज कंसिडर्ड टू बी स्टे आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर हमने इंडियन सिटीजन और क्रू मेंबर की तो बात की, लेकिन एलिजिबल वॉयज दिया था यहाँ पे। एलिजिबल वॉयज क्या है, या तो वो इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है और कहीं डेस्टिनेशन उसकी आउटसाइड इंडिया है, या फिर वो इंडिया के बाहर से ओरिजिनेट हुआ है और उसकी डेस्टिनेशन इंडिया है, ठीक है। तो इन दोनों ही केस में एलिजिबल वॉयज माना जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशंस ही कंडीशंस हैं, जब सारी कंडीशंस लग जाएंगी तभी ये CDC का जो ड्यूरेशन है वो स्टे आउटसाइड इंडिया माना जाएगा, ठीक है सर। इसका एग्जाम्पल हमने किया था, अब हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे। उसके बाद हमने जब ये पढ़ा था कि इंडिविजुअल और HUF के केस में ROR भी कैलकुलेट किया जाएगा, RNOR भी डिफाइन किया जाएगा। तो अब उसका क्या टेस्ट है, उसका सर टेस्ट नंबर 2 है। टेस्ट नंबर 2 क्या है, टेस्ट नंबर 2 किस पर अप्लाई होगा, क्या नॉन रेजिडेंट पर टेस्ट नंबर 2 अप्लाई होगा? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पर्सन रेजिडेंट नहीं है वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैसे हो सकता है? ROR और RNOR का पहला लेटर जो है वो R है, विच डिनोट्स रेजिडेंट। सो फॉर टेस्ट नंबर 2 टू बी अप्लाइड, a person has to be a resident first. Okay, so only it is safe to say that only a person who has qualified test number 1 can be an ROR or RNOR, right? चलिए सर, तो ROR कौन होगा सर? ROR सर, he is a resident in at least 2 out of last 10 years preceding the previous year. मतलब previous year, जिसकी previous year की बात कर रहे हैं, उसके पिछले 10 सालों में से 2 साल, पिछले 10 सालों में से 2 साल, पिछले 10 सालों में से 2 साल में रेजिडेंट होना चाहिए। यहाँ पर आपको डेज या वो नहीं बताया कि इतना स्टे होना चाहिए इंडिया में, उन्होंने बोला पिछले 10 सालों में से 2 सालों में रेजिडेंट होना चाहिए। तो क्या सर पिछले 10 सालों की रेजिडेंशियल स्टेटस अकॉर्डिंग टू टेस्ट नंबर 1 फाइंड आउट करना पड़ेगा? यस, करना पड़ेगा। एग्जाम्पल याद है हमने किया था, ठीक है सर। उसके बाद एक और कंडीशन दी थी। तो सर इन दोनों के बीच में और लगा है या एंड लगा है? ये देखिए बोथ लिखा हुआ है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी काम चलेगा, ठीक है। कंडीशन टेस्ट नंबर 1 जैसा नहीं है, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो भी काम चल जाएगा। तो ROR मतलब अब आपको इसका मतलब समझ आएगा, इसका इफेक्ट समझ आएगा, क्योंकि आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। व्हाट आई मीन टू से टू यू इज, ROR अगर बन गया तो उसकी जितनी भी इनकम होती है, इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम, पूरी ग्लोबल इनकम, हम मतलब कुछ नहीं देखते, फिर तो हम कुछ नहीं देखते, कहते हैं ये तो हमारा बंदा है सर, ये कहीं भी जाके कुछ भी कमाएगा, इंडिया में टैक्स लगेगा ही लगेगा। तो अगर हम ऐसा कोई इम्प्लीकेशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं किसी पर्सन के साथ, उसकी ग्लोबल इनकम को टैक्स कर रहे हैं, तो वी नीड टू मेक श्योर कि वो सच में इंडिया में बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो सिर्फ उस साल नहीं, पिछले सालों में भी वो काफी स्टे किया है उसने इंडिया में, ठीक है। सो हमने क्या देखा कि वो रेजिडेंट है, पिछले 10 सालों में से किसी 2 साल में रेजिडेंट रहा है, और साथ ही साथ पिछले 7 सालों में, इन लास्ट 7 years ही हैज अ स्टे ऑफ 730 days और मोर, 730 days और उससे ज्यादा का स्टे है उसका पिछले 7 सालों में। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो हम ROR बन जाएंगे। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो हम RNOR बन जाएंगे। NR नहीं बोलेंगे सर, NR तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि टेस्ट नंबर 1 से क्वालिफाई करके हम रेजिडेंट तो बन गए हैं। अब झगड़ा सिर्फ ROR और RNOR का है, ठीक है सर। वेरी गुड, आगे चलते हैं सर। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, तो क्या सर अभी तक हम सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहे थे? जी हाँ। तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ, अब तो बस इट्स लाइक वेरी इजी, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट में डिस्कस होते जाएंगे। HUF के केस में अगर आपको याद हो, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, सिर्फ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखते हैं। अगर होली और पार्टली, बस कुछ चीजें हैं जो दिमाग में रखनी है। HUF के केस में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना है थोड़ा सा, या पूरा इंडिया में है तो रेजिडेंट, ठीक है। नॉन रेजिडेंट के केस में क्या होगा फिर सर? इसी का उल्टा कर देते हैं। अगर पूरा का पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट बाहर है, 100% कंट्रोल मैनेजमेंट बाहर है, ओनली इन दैट केस एन HUF इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉन रेजिडेंट। करेक्ट है सर? करेक्ट। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल एंड मैनेजमेंट? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट डज नॉट मीन कैरिंग ऑन डे टू डे एक्टिविटीज। तो फिर सर मतलब क्या होता है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है सेंट्रल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ठीक है, मेन डिसीजंस लेना। बिजनेस हो सकता है आउटसाइड इंडिया हो, लेकिन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फिर भी इंडिया में हो सकता है। दिस इज पॉसिबल, ठीक है। ये मैं लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये कई केसेस हैं, ठीक है, कई चीजें हैं जो डाउट्स आ सकते हैं। अच्छा,
प्लेस ऑफ कंट्रोल कैन बी डिफरेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस. बिजनेस कहीं और हो रहा है हमारा, लेकिन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में कहीं और है. तो मैं बिजनेस हो रहा है दिल्ली में, लेकिन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मुंबई में. इज इट पॉसिबल? यस, वेरी मच पॉसिबल. जब कह रहे हो बिजनेस यूएस में हो सकता है और कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में हो सकता है, तो इंडिया में जगह क्यों नहीं डिफरेंट हो सकती? ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं 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 कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बिजनेस प्लेस पे होना चाहिए या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस पे होना चाहिए. नथिंग लाइक दैट. Control and management do imply the functioning of controlling and directing power at a particular pace, some degree of performance. ठीक है. उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस ROR RNOR स्टेटस. अब क्या HUF में भी ROR और RNOR का झगड़ा होता है? हाँ सर, इंडिविजुअल और HUF में ही होता है. तो अब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से हमने डिफाइन कर लिया रेजिडेंट है या नहीं. अब कैसे डिफाइन होगा सर? अब कर्ता को पकड़ लेंगे. कर्ता कौन होता है? कर्ता मैंने आपको बताया, एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली इज द कर्ता. ही इज द अल्टीमेट बॉस, और वही सब चीजें डिफाइन करता है. सारे डिसीजंस वही लेता है, सब कुछ उसके ऊपर ही होता है. उसने जो बोल दिया वो होगा. ठीक है. एक थोड़ा सा डाउट आया था कि सर HUF का कॉन्सेप्ट क्या है, समझ में नहीं आ रहा. बेसिकली मैं आपको बताऊं HUF आया ही क्यों पिक्चर में. अभी ऐसा सिनेरियो नहीं है. अभी इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट अर्लियर डेज में इन इंडिया, इफ आई टॉक अबाउट, तो बिजनेस ऐसे ही चलता था. हमारे इंडिया में बहुत प्यार और बहुत ज्यादा वो है आपस में, मतलब अभी तो नहीं है, हुआ करता था. तो पूरी फैमिली ना, जॉइंट फैमिली एक साथ रहती थी. मतलब एक मिस्टर एक्स हैं तो उनके 4 या 5 सन्स हैं, तो वो साथ में रह रहे हैं. उनके भी सन्स हो गए तो वो भी साथ में रह रहे हैं. मिस्टर एक्स की डॉटर है, वो भी साथ में रह रही हैं. उनके जो सन्स की डॉटर है वो भी साथ में रह रही हैं. तो एवरीबडी यूज टू स्टे इन वन हाउस. तो सर इससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब है, अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो मिस्टर एक्स की 2 शॉप्स हैं. ठीक है, 4 सन है. लेट से 2 डॉटर है, 2 सन है. ठीक है. मिस्टर एक्स की 2 शॉप्स हैं और उस पर उनके जो 2 सन हैं और 2 डॉटर हैं. ठीक है. एक शॉप पर 2 सन्स बैठते हैं, दूसरी शॉप पर 2 डॉटर्स बैठती हैं, और जो मिस्टर एक्स हैं वो आधा आधा टाइम दोनों शॉप्स पर डिवोट करते हैं. अच्छा सर, इससे क्या मतलब है? सर अब इनकम आती है, तो अब मुझे बताइए, दोनों शॉप्स की इनकम आती है, तो ऐसा नहीं है कि ये आपकी इनकम या आपकी इनकम या आपकी इनकम या आपकी इनकम. वो कहते हैं सब कुछ एक में है. ठीक है, सारा कुछ जॉइंट फैमिली है, तो सब कुछ जितनी भी इनकम आई वो टोटल एक इनकम एक ही जगह एक ही बॉक्स में रखी जाएगी. अच्छा, अब खर्चा कैसे होगा सर? जिसको जितना खर्चा करना है, या हो सकता है जिसको कितनी, किसी की लिमिट डिफाइन कर दी हो कि आप इतना ही खर्चा करेंगे, या वट एवर देयर केस माइट बी. तो अब सर इस केस में असेसमेंट कैसे करें? बात यह आ जाती है कि इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है. तो अब एक शॉप से जो इनकम आई है वो किसकी इनकम माने? क्या वो उन 3 लोगों की इनकम माने, 2 सन्स और उनके फादर की? जो दूसरी शॉप से इनकम आई है वो 2 डॉटर की और उनके फादर की इनकम माने? कैसे माने? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. और ऐसा तो है नहीं सर कि दोनों ने पार्टनरशिप करके बैठे हो. नहीं, पार्टनरशिप भी नहीं है, कोई एक रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है. सर ऐसा भी नहीं है कि वो शॉप नंबर 1 पे 2 सन ही बैठते हैं. कभी वहां पर एक डॉटर चली जाती है, यहाँ से सन उठ के वहां दूसरी शॉप नंबर 2 पे चला जाता है. तो सर सब हौच पौच है, सब मिक्स्ड है. मतलब इतना प्यार है किसी में, इन सब लोगों में, कि कभी भी कोई भी कहीं भी चला जाता है. तो इसलिए HUF का कॉन्सेप्ट आया कि पूरी इनकम जो है फैमिली की वो एक ही जगह असेस होगी, HUF के नाम से असेस होगी. ठीक है ना. तो इसमें जो प्रॉब्लम्स थी ना पहले, वो सारी क्लियर हो जाती हैं. तो ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है. और जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है उसको कर्ता बना दिया कि सारे डिसीजंस वगैरह सब आप ही लोगे सर. ठीक. तो ऊपर हमने प्लेस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात कर ली, नीचे हम कर्ता की बात ROR और RNOR की स्टेटस की बात कर रहे हैं. वो कैसे डिफाइन होगा वो हम देखेंगे कि कर्ता जो है, कर्ता ROR है या कर्ता RNOR है. ठीक है. और कर्ता अगर, अच्छा इसको मतलब बेसिकली आप कर्ता का स्टेटस डिफाइन कर लो, उससे पता चल जाएगा HUF ROR है या RNOR है. सर कंडीशन कौन सी लगाएंगे? सर वही कंडीशन लगाएंगे जो ऊपर लगाई थी टेस्ट नंबर 2. टेस्ट नंबर 2 में क्या था? पिछले 10 सालों में से 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए कर्ता, और पिछले 7 सालों में 730 डेज और मोर से ज्यादा का स्टे होना चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो उस केस में क्या होगा? HUF ROR मान दिया जाएगा. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई या इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, HUF RNOR मान दिया जाएगा. तो HUF का अगर मैं समराइज करूं तो HUF रेजिडेंट है या नहीं, इट इज डिफाइंड बाय कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ HUF. HUF ROR RNOR है या नहीं, इट इज डिफाइंड बाय द स्टे ऑफ कर्ता. ठीक है सर. चलिए आगे चलते हैं. अब रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म AOP
LA लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये भी सर वही है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर होली और पार्टली इंडिया में है तो फिर रेसिडेंट, अगर पूरा का पूरा बाहर है तो नॉन रेसिडेंट। कंपनी की अगर बात करें सर, इंडियन कंपनियां बाय डिफॉल्ट रेजिडेंट बन जाती है, या फिर बाहर की कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, तो अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, पोएम इंडिया में है, तो फिर तब भी वो रेजिडेंट मान दिया जाएगा उसे। पोएम क्या था सर? वो हम नर्सरी और केजी में पढ़ते थे, वो वाली पोएम है। हाँ वही पोएम। आप लोग वापस चले जाओ नर्सरी और केजी में, फिर से पढ़ के आओ वो पोएम, या फिर केजी की बुक्स उठाओ अपनी, उसमें देखो पोएम कौन सी पोएम थी। फालतू की बातें करते हो। पोएम का मतलब क्या है? पोएम का मतलब है अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस दैट आर नेसेसरी फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एन एंटिटी और एज अ होल आर इन सब्सटेंस मेड। मतलब बेसिकली की मैनेजमेंट कहाँ बैठी हुई है और कहाँ डिसीजंस ले रही है, ठीक है, वो है। चलिए सर, सर इसमें आपने ये तो बताया नहीं, इसमें आपने ये तो बताया नहीं कि ROR और RNOR की कंडीशन क्या है। बॉस लगेगी ही नहीं तो बताऊंगा कैसे, ठीक है ना। इन दोनों केस में सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट देखा जाता है। चलिए सर आगे चलते हैं। सर सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों पढ़ा रहे हो ये सब? मैंने बताया आपको इनकम टैक्स कितनी होगी, कैसे होगी, इसलिए पढ़ा रहे हैं। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम देखते हैं। चलिए स्कोप ऑफ टोटल इनकम याद कीजिए क्या था। स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या था सर? सर दो चीजें देखनी है, प्लेस ऑफ अक्रूवल और प्लेस ऑफ रिसीट, ठीक है। तो इनकम अगर इंडिया में रिसीव हुई है या डीम टू बी रिसीव है और अक्रूवल भी इंडिया में हुआ है तो इंडियन इनकम। सर रिसीव तो इंडिया में हुई है लेकिन अक्रूवल इंडिया में नहीं हुआ तो भी इंडियन इनकम। सर रिसीव इंडिया में नहीं हुई लेकिन अक्रूवल इंडिया में हुआ है तब भी इंडियन इनकम। सर कहना क्या चाहते हो? सर मैं ये कहना चाहता हूँ या तो रिसीव हो जाए इंडिया में या अक्रू हो जाए इंडिया में, इंडियन इनकम मानेंगे। मतलब कुछ भी इंडिया में हो जाए तो इंडियन इनकम मानेंगे। सर इंडियन इनकम क्या होती है अभी पता चलेगा आगे क्या सिग्निफिकेंस है। तो इंडियन इनकम कब नहीं मानेंगे? ना ही इंडिया में रिसीव हुई ना ही इंडिया में अक्रू हुई, तब फॉरेन इनकम हो जाएगी। सर करना क्या चाहते हो इनका? देखिए सर इंडियन इनकम जो है वो तीनों ही केस में टैक्सेबल होती है। इंडियन इनकम तीनों ही केस में, मतलब पर्सन जो है वो ROR हो, RNOR हो और NR हो, उन तीनों ही केस में इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। और अगर फॉरेन इनकम है तो ROR के केस में तो टैक्सेबल होगी, RNOR के केस में कभी टैक्सेबल नहीं, सॉरी नॉन रेजिडेंट के केस में कभी टैक्सेबल नहीं होगी। ROR के केस में दो केसेस में टैक्सेबल होगी, उसके अलावा कभी टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। तो वो दो केसेस कौन से हैं? सर अगर बिजनेस इनकम है तो वो कंट्रोल हो रही हो होली या पार्टली इंडिया में, और अगर प्रोफेशनल इनकम है तो प्रोफेशन जो है वो इंडिया में सेटअप होगा। RNOR के केस में तभी फॉरेन इनकम को मान लिया जाएगा कि इंडिया में टैक्स हो, ठीक है सर, सीधी सी बात है। तो सर इसका क्रक्स क्या देखा था हमने? इंडियन इनकम तो हमेशा टैक्सेबल होनी है, रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, तो इंडियन इनकम जैसे भी आए आंख बंद करके कह देना हाँ टैक्सेबल है। सर आंख बंद करके बोल दे, हाँ बोल देना, आंख बंद करके बोल देना टैक्सेबल है इंडिया में। वो कहे सर रेजिडेंट है तो भी टैक्सेबल है, नॉन रेजिडेंट है तो भी टैक्सेबल है, RNOR है तो भी टैक्सेबल है, ROR है तो भी टैक्सेबल है। क्या बात कर रहे हो सर? यही है। फॉरेन इनकम का क्या है सर? फॉरेन इनकम का ये है बॉस, रेजिडेंट है या फिर RNOR है टैक्सेबल है, नॉन रेजिडेंट है टैक्सेबल नहीं है, कभी नहीं होगी। RNOR है तो सिर्फ दो केसेस में टैक्सेबल होगी इंडिया में। वो कौन से केसेस हैं सर? अगर बिजनेस है तो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा हो थोड़ा या पूरा, और प्रोफेशन है तो इंडिया में सेटअप किया हुआ प्रोफेशन होना चाहिए। चलिए सर इसके बाद हमने एग्जाम्पल किया था, बढ़िया आपको एग्जाम्पल अच्छे से आ गया था समझ। उसके बाद सर आपने ये यहाँ पे पढ़ा दिया ना हमको, ये चुपचाप से आप निकल गए। ये वेदर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, वेदर इनकम अक्रूड और अराइज इन इंडिया, डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया, इसका मतलब तो समझाओ। तो आइए सर मतलब समझते हैं क्या मतलब है इसका। रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? रिसीव्ड तो आपको पता है, इंडिया में पैसा आया, आपके इंडियन अकाउंट में पैसा आया। रेमिटेंस और रिसीट के बीच का डिफरेंस हमें समझ में आया था। रिसीव्ड इज द फर्स्ट रिसीट, पहली रिसीट को रिसीट मानते हैं। उसके बाद अगर आपने कहीं पैसा भेज दिया उसको रिसीट नहीं बोलते, उसको रेमिटेंस बोलते हैं सर। तो मेरा कोई ब्रदर है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जॉब कर रहा है, उसने अपनी सैलरी रिसीव की और फिर उसने सैलरी का कुछ पार्ट मुझे इंडिया में भेज दिया, ऐसे ही मुझे इंडिया में भेज दिया, तो उस केस में क्या रिसीट मानी जाएगी? नहीं सर रिसीट नहीं मानी, रेमिटेंस है। रेमिटेंस का कुछ नहीं होता, ठीक है ना, रेमिटेंस पे टैक्स नहीं लगता। चलिए सर डीम्ड टू बी रिसीव्ड कब मानी जाएगी? मैंने आपको बताया था
अगर सैलरी मिल रही है तो 12% से ज़्यादा का अगर रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आपको कंट्रीब्यूशन दे रहा है आपका एम्प्लॉयर, तो उस केस में वो डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएगी। अगर इंटरेस्ट आपको 9.5% पर एनम से ज़्यादा का मिल रहा है उस आरपीएफ में, तो फिर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। ठीक है सर। कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी एनपीएस स्कीम है 80 सीसीडी में, उसमें अगर आपको कोई कंट्रीब्यूशन दे रही है, वो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। ठीक है, हो सकता है वो रिसीव आप इंडिया के बाहर करें, एक्चुअली वो रिसीव आप इंडिया के बाहर करें, वो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। और अगर कोई अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड से आप रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कोई अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं, तो उस केस में भी आपका कंट्रीब्यूशन जितना है और आप उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, वो भी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। इसको हम डिटेल में सैलरी में बात करेंगे, अभी थोड़े टाइम के लिए इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, मैनेज कर लो बस थोड़े टाइम के लिए, सैलरी में डिटेल में डिस्कशन होगा। इनकम अक्रूड और अराइज इन इंडिया, मतलब अक्रूवल का मतलब ये होता है कि कहाँ पर आपका राइट कहाँ पर रिसीव हुआ, राइट कहाँ पर आपका इनकम को रिसीव करने का राइट कहाँ एस्टैब्लिश हुआ। अगर इंडिया में काम कर रहा हूँ, किसी इंडियन कंपनी में काम कर रहा हूँ, सर्विसेज इंडिया में नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा इंडिया में राइट अक्रू हो जाता है। मैं बाहर काम कर रहा हूँ, बाहर की कंपनी में सैलरी वहां से मिल रही है मुझे, तो वहां राइट फॉरेन में राइट अक्रू हो जाता है मेरा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या किया है उससे फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा था कि कभी भी किसी रिसीट पर डबल टैक्सेशन नहीं होगा, कि पहले पता चले वहां पे पर्सन को रिसीव हुई तो आपने वहां टैक्स लगा लिया, फिर आपने दूसरे फाइनेंशियल ईयर में मेरे पास आ गई तो आपने उस पर टैक्स लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, डीम्ड टू अक्रू अराइज हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने 9 पॉइंट्स पढ़े थे। एक तो बिजनेस कनेक्शन हो, चलिए अब इन पर डायरेक्टली आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था बिजनेस कनेक्शन हो, बिजनेस कनेक्शन अगर होगा तो डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया मान लेंगे। ठीक है, अच्छा डीम्ड टू भी मानने में ना एक चीज होती है इंपॉर्टेंट, जो मतलब कहीं नहीं जाती लेकिन होती है। अगर आप डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया मान रहे हो तो कहीं ना कहीं ये बात है कि एक्चुअली वो रिसीव बाहर ही हुई है। अगर एक्चुअली इंडिया में रिसीव हो जाती तो डीम्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम तो रिसीट पे ही उसे इंडियन इनकम मान लेते। बात समझ में आ गई, चलते हैं आगे। तो बिजनेस कनेक्शन सर कब कहलाता है बिजनेस कनेक्शन है? सर इंडिया में आपने ब्रांच ऑफिस बनाया हुआ है टू सेल गुड्स, टू सेल और परचेज गुड्स। ठीक है, या फिर इंडिया में आपने कोई एजेंट अपॉइंट कर दिया है कि आपके प्रॉपर्टी या फिर आपके गुड्स और गुड्स को परचेज कर रहा है और गुड्स को बेच रहा है। आप बाहर बिजनेस कर रहे हैं लेकिन इंडिया में आपने एक ब्रांच ऑफिस सेटअप कर दिया, या फिर इंडिया में आपने एक एजेंट्स अपॉइंट कर दिया है। अच्छा इसमें एक चीज है कि ये जो गुड्स सेल हो रहे हैं, ये जो गुड्स सेल हो रहे हैं इंडिया में परचेज करके इंडिया में ही बेचे जा रहे हैं। ठीक है, तभी इसे बिजनेस कनेक्शन मानेंगे। लेकिन अगर आपने कोई एजेंट अपॉइंट कर दिया है कि भाई तुम इंडिया में जाओ, वहां से कुछ खरीदना और मुझे एक्सपोर्ट कर देना, तो बेसिकली दिस इज जस्ट अ ट्रांजेक्शन विच इज वहां पर उसने परचेज करके एक्सपोर्ट कर दिया, इस केस में बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाता बॉस। ठीक है, तो अगर गुड्स इंडिया में ही सेल हो रहे होंगे बाय वे ऑफ ब्रांच ऑफिस और बाय वे ऑफ एजेंट इन इंडिया, तभी उसे बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। ठीक है, या फिर सर हमने एजेंट अपॉइंट नहीं किया, ब्रांच वगैरह नहीं खोली, हमने सीधे एक फैक्ट्री लगा दी और उस फैक्ट्री में हमने क्या किया कि गुड्स बनाए और गुड्स सॉरी रॉ मटेरियल परचेज किया, उसे प्रोसेस किया और एक थर्ड प्रोडक्ट निकल के आया और वो थर्ड प्रोडक्ट हमने एक्सपोर्ट करा दिया। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने रबर खरीदी, टायर बना दिया उसका इंडिया में बैठ के, और मैंने उसे बाहर यूएस में एक्सपोर्ट करा दिया और फिर मैं यूएस में उसे बेच रहा हूँ। तो इस केस में भले ही सिर्फ परचेज और इस केस में भले ही एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर प्रोसेसिंग भी आ रही है, यहाँ पर प्रोसेसिंग भी आ रही है, प्रोसेस भी आप इंडिया में कर रहे हो, इसलिए इसे डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया माना गया। या फिर मैं कोई एक लोकल सब्सिडरी कंपनी फॉर्म कर देता हूँ, या फिर मेरा कोई फाइनेंशियल एसोसिएशन है इंडियन कंपनी के साथ, तो उस केस में डीम्ड टू अक्रू अराइज माना जाएगा। अब यहाँ पर डू नॉट अमाउंट टू बिजनेस कनेक्शन, किसे हम बिजनेस कनेक्शन नहीं बोलेंगे? अगर सारे ऑपरेशंस इंडिया के बाहर हो रहे हैं, मतलब सॉरी सारे ऑपरेशंस इंडिया में नहीं हो रहे, कुछ ऑपरेशंस कहीं हो रहे हैं, कुछ ऑपरेशंस कहीं हो रहे हैं, तो फिर इंडिया में कितना कितना बिजनेस कनेक्शन मानोगे? जितने ऑपरेशंस इंडिया में हो रहे हैं सिर्फ उतना बिजनेस कनेक्शन मानेंगे। ये नहीं बोलेंगे
कि सर 20% इंडिया में हो रहा है, 30% यूएस में हो रहा है, 40% ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, तो पूरा का पूरा उठा के इंडिया में ही मान लें क्योंकि इंडिया से बिजनेस कनेक्शन है तो पूरी इनकम को इंडिया में टैक्स कर दो। नहीं बॉस, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं मियर परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट इज नॉट बिजनेस कनेक्शन, वो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। अगर कोई न्यूज या व्यूज कलेक्ट करने आया है, बाहर का रिपोर्टर हमारे यहाँ पर न्यूज या फिर कुछ न्यूज कलेक्ट करने आया है इंडिया में जो कि बाहर रिपोर्टिंग होगी उसकी, उसे हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। अगर कोई बाहर हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग हो रही है इंडिया में आके, तो उसे हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी, कोई फंड मैनेजमेंट है, इस केस में उन्होंने बोल दिया एलिजिबल फंड होना चाहिए और एलिजिबल फंड मैनेजर होना चाहिए, तो उस केस में बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। इतना ही पढ़ लो, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आते। उसके बाद अनकट या अनअसर्टेड डायमंड नोटिफाइड स्पेशल जोन में सिर्फ अगर डिस्प्ले के लिए रखे हुए हैं आपने, तो फिर इनकम नहीं मानेंगे इंडिया में, बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे इंडिया में, ठीक है। लेकिन अगर आप बेचने लग जाते हो या फिर सॉर्टिंग कर लेते हो उन डायमंड्स की, या फिर उनको एक सही शेप में लाते हो, तब बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। अगला पॉइंट क्या है सर? सॉरी, हाँ, यहाँ पर हमने बात की कि अगर कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है, आप बाहर बैठे हैं, आपका जिससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो बाहर बैठा है, दोनों नॉन रेजिडेंट हैं, लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टी जिससे आप इनकम अर्न कर रहे हो वो इंडिया में, मतलब दोनों नॉन रेजिडेंट ने, मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, मैंने किसी को प्रॉपर्टी रेंट पर दे दी, वो प्रॉपर्टी इंडिया में है, या वो एसेट मैंने रेंट पे दिया वो इंडिया में है, तो उस केस में क्या होगा सर? बिजनेस सॉरी डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी इंडिया में थी उसे ट्रांसफर कर दिया किसी और को, और वो जो पैसा आया उस केस में मैंने क्या करा? डीम्ड टू अक्रूअराइज इन इंडिया माना जाएगा, ठीक है। कैपिटल गेन जो आएगा वो डीम्ड टू अक्रूअराइज। अगर मैं इंडियन कंपनी में जॉब कर रहा हूँ या फिर मैंने किसी कोई जॉब तो नहीं कर रहा लेकिन मैंने कोई सर्विस रेंडर की इंडिया में जाके, तब भी उसे डीम टू अक्रूअराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। जो डेलीगेट्स को हमारी कंपनी, सॉरी हमारी गवर्नमेंट पैसा देती है इंडियन सिटीजन को, जो कि हमें वर्ल्ड लेवल पर जाकर रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर यूएस में एम्बेसी में काम कर रहे हैं, यूएस की एम्बेसी में या फॉरेन एम्बेसी में, किसी भी एम्बेसी में काम कर रहे हैं, उनको पैसा कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। तो उस केस में उनको जो सैलरी मिलती है दैट विल आल्सो डीम टू अक्रूअराइज इन इंडिया। इंडियन कंपनी कोई भी कहीं भी डिविडेंड पे करती है उसे डीम टू अक्रूअराइज इन इंडिया माना जाएगा। अगर आपने इंटरेस्ट, रॉयल्टी या टेक्निकल फीस पे की है किसी को, तो उस केस में डीम टू अक्रूअराइज इन इंडिया माना जाएगा इन सर्टेन केसेस। वो केसेस कौन से हैं? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई पेमेंट किया है तब वो माना जाएगा। अगर रेजिडेंट ने कोई पेमेंट किया है तब वो माना जाएगा। अगर जो इंटरेस्ट वगैरह है वो नॉन रेजिडेंट से आया है, अच्छा रेजिडेंट से भी आया है और नॉन रेजिडेंट से भी आया है, तो इन दोनों केस में क्या है? एक एडिशनल कंडीशन है कि जो भी बिजनेस प्रोफेशन है वो आउटसाइड इंडिया करा गया है तो फिर वो नहीं माना जाएगा। मतलब सर इंटरेस्ट मिला तो रेजिडेंट से, मतलब हमने लोन रेजिडेंट को दिया हुआ था, लोन दिया था रेजिडेंट को, उसने हमें इंटरेस्ट दिया, लेकिन उसने वो लोन का अमाउंट लगाया कहाँ पे? एम्प्लॉय कहाँ पे किया? सर उसने किसी बिजनेस प्रोफेशन में लगाया जो कि आउटसाइड इंडिया था। तो उस केस में अगर रेजिडेंट से रिसीव किया भी है इंटरेस्ट, तब भी डीम टू अक्रूअराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। सर नॉन रेजिडेंट से इंटरेस्ट इनकम आ रही है, ठीक है, तो मतलब उसको हमने जो पैसा दिया था उसने कहाँ एम्प्लॉय किया है ये देखना पड़ेगा। तो बोरोड मनी अगर उसने इंडिया में किसी बिजनेस प्रोफेशन में यूटिलाइज की है, तभी जाके क्या होगा? वो माना जाएगा कि डीम टू अक्रूअराइज इन इंडिया है। तो बेसिकली अगर मैं इंटरेस्ट, रॉयल्टी या टेक्निकल फीस की बात करूं, तो गवर्नमेंट से अगर मिल रहा है तो सर डीम टू अक्रूअराइज इन इंडिया है। रेजिडेंट से मिल रहा है तो डीम टू अक्रूअराइज इन इंडिया है, लेकिन अगर उसने वो अमाउंट किसी बिजनेस प्रोफेशन में लगाया विच इज आउटसाइड इंडिया, तब नहीं मानेंगे। नॉन रेजिडेंट से मिल रहा है तब भी मान लेंगे, लेकिन अगर उसने वो पैसा कब मानेंगे? जब उसने वो पैसा इंडिया में किसी बिजनेस प्रोफेशन में लगाया होगा तब, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी रॉयल्टी इनकम, आपको बताया था क्या होती है। उसके बाद हमने डीम्ड इनकम ऑफ गिफ्ट। अगर आपने किसी नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को कोई गिफ्ट दिया है तो वो भी डीम टू अक्रूअराइज इन इंडिया होगा अगर गिफ्ट का अमाउंट 50,000 रुपीज से ज्यादा का है, ठीक है। ये एप्लीकेबल कब होगा प्रोविजन? 5 जुलाई 2019 के बाद ये प्रोविजन एप्लीकेबल हुआ, ठीक है सर। चलिए अब हम जिस एग्जाम्पल की बात कर रहे थे वो एग्जाम्पल हम करते हैं, ठीक है।
आइए सर, सबसे पहले कंप्यूट द टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल एजेड 45 ईयर्स। ठीक है, तो टोटल इनकम निकालने के लिए बोल रहे हैं बीइंग अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन, मतलब तीनों ही केस दे दिया सर। बेसिकली बात करें अगर, तो सबसे पहले क्या बता दिया, इंडिविजुअल है और तीनों ही केस दे दिए कि ROR है तब क्या होगा, RNOR है तब क्या होगा, और नॉन रेजिडेंट है तब क्या होगा। तो आपको तीनों ही केसेस में बताना है। तो एक एक करके हम पॉइंट पिकअप करते हैं, देन वील सी व्हाट हैपेंस। सर अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है इसे सॉल्व कैसे करें। इतना पहले तो आप तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के हम वैसे ही घबरा गए। 20 पॉइंट है, मेरे हिसाब से घर चले जाना चाहिए, वीडियो बंद करो और सो जाना चाहिए सर, हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं करेंगे बॉस, हम इसे सॉल्व करेंगे और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, आइए सर सॉल्व करते हैं। आपको क्या देखना है, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ। जो आपने अभी तक जितना भी आपका ज्ञान है ना, जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, सारा अक्यूमुलेट कर लो। ठीक है, सारा अक्यूमुलेट कर लो। 2 टेस्ट लगाने हैं आपको, सिर्फ 2 टेस्ट लगाने हैं, आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है। इनकम अक्रूड या डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया है, या फिर इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया है, बस आपको ये देखना है। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 50% रिसीव्ड इन इंडिया। सर 50% तो इंडिया में रिसीव हुआ है, 5,000 तो इंडिया में रिसीव हुआ है, वो तो तीनों केस में टैक्सेबल होगा, मतलब 5,000 तो तीनों केस में टैक्सेबल होगा ही होगा। लेकिन रेजिडेंट के केस में सारी इनकम टैक्सेबल होती है, तो रेजिडेंट के केस में 10,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा इंडिया में। आंसर देखें, 10,000, 5,000, 5,000। सर बात समझ आ गई? सर आ गई, क्योंकि रेजिडेंट के केस में पूरी की पूरी इनकम कहीं की भी हो, चाहे वो अक्रू अराइज इन इंडिया हो या नहीं हो, तब भी टैक्सेबल होती है। अच्छा, अक्रू अराइज की बात करूं तो अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया है, रिसीव्ड सिर्फ 50% इंडिया। ठीक है ना, तो बस यही 2 चीजें डिफाइन करनी है। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन चेन्नई 50% रिसीव्ड इन इंडिया। सर रिसीट की बात करूं तो कुछ इनकम रिसीव हुई है इंडिया में, बाकी इनकम बाहर रिसीव हुई है। अक्रूअराइज की बात करूं तो पूरी की पूरी अक्रूअराइज इंडिया में हुई है, पूरी की पूरी अक्रूअराइज इंडिया में हुई है। तो रिसीव से मतलब है क्या, इंडियन इनकम बन गई या नहीं बन गई? हाँ सर, इंडियन इनकम तो बन गई। तो क्या पूरे तीनों केस में इसको टैक्सेबल कर दें? सर कर सकते हैं, बात तो सही है। आइए सर देखें, तीनों केस में टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम में रेजिडेंशियल स्टेटस मैटर ही नहीं करता। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। सर रिसीव्ड तो लंदन में, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है, तो रिसीव्ड तो आउटसाइड इंडिया हो गया सर। अक्रूअराइज देखते हैं इंडिया में है क्या। कैपिटल गेन ऑफ सेल ऑफ शेयर्स इन इंडियन कंपनी। सर एसेट इंडिया में था क्या, एसेट इंडिया का था क्या? हाँ, तो अक्रूअराइज इन इंडिया है क्या? शायद नहीं। डीम्ड टू अक्रूअराइज इन इंडिया है क्या? हाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी या फिर इनकम का सोर्स या फिर एसेट इंडिया में होता है, तो डीम्ड टू अक्रूअराइज इन इंडिया होता है, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। तो जब अक्रूअराइज डीम्ड टू बी इन इंडिया है, तो इंडियन इनकम बन गई क्या? हाँ बन गई। तीनों केस में टैक्स लगा दें क्या? लगा दीजिए सर। आइए देखिए, तीनों केस में टैक्स लगाए क्या? यहाँ भी लगाए सर, यहाँ भी लगाए और यहाँ भी लगाए। क्यों? क्योंकि इंडियन इनकम है, तीनों केस में इररिस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस टैक्सेबल होती है। ठीक है सर। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी, नॉट एन इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी है, रिसीव्ड इन लंदन। तो रिसीव तो बाहर हुआ है सर, तो रिसीव के बेसिस पे तो इंडियन इनकम नहीं बनेगी। डीम्ड टू बी रिसीव्ड का केस है क्या? नहीं है सर। अक्रूअराइज, ये जो मैं बोल रहा हूं ना आपसे, ये जो मैं स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं, ये स्टेप्स फॉलो कर लेना, क्वेश्चन का आंसर गलत हो ही नहीं सकता। थोड़ा लंबा है प्रोसेस, लेकिन एक्यूरेसी 100% आएगी। ठीक है, तो अगर जल्दबाजी करोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं चीज बता देता हूँ, आपकी सीक्रेट बता देता हूँ, पेपर जल्दी खत्म करने के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, पेपर आधे घंटे पहले खत्म करने के एक्स्ट्रा मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलते। ठीक है, तो टाइम लगा के करेंगे, और जब भी कोई एग्जाम पेपर सॉल्व करें एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए। तो डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, तो डिविडेंड रिसीव हुआ है ब्रिटिश कंपनी से, और वो रिसीव भी कहाँ पर हुआ है? लंदन में। तो रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अब अक्रूअराइज देखना है, तो क्या ब्रिटिश कंपनी से कोई डिविडेंड मिलेगा तो अक्रूअराइज आपको लग रहा है इंडिया में हुआ होगा, या डीम्ड टू अक्रूअराइज के किसी भी क्लॉज में फॉल कर रहा है? नहीं कर रहा सर। तो डीम्ड टू अक्रूअराइज भी बाहर है,
तो सर ये जो 5,000 रुपए है ना, ये किसी भी केस में टैक्सेबल नहीं होंगे, एक केस में होंगे सर, किसमें? रेजिडेंट के केस में, आरओआर के केस में होंगे, ठीक है। आर एनओआर के केस में नहीं होंगे और एनआर के केस में नहीं होंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि आरओआर की तो सारी इनकम, आरओआर की तो सारी इनकम क्या होती है, इंडिया में टैक्सेबल होती है, ठीक है। आइए, क्या हमने सही करा? यस सर, हमने बिल्कुल सही करा, आरओआर के केस में टैक्सेबल है, बाकी दो केसेस में टैक्सेबल नहीं। आइए सर ऊपर आ जाते हैं फिर से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी 50%। अब देखिए प्लांट कहाँ पर है, एसेट बेसिकली। ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भूल जाओ, अभी कुछ ध्यान मत रखो, बस जितना पढ़ाया उतना उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो प्लांट कहाँ पर है, जर्मनी में है। एसेट कहाँ पर है, जर्मनी में है। तो एसेट जर्मनी में है, तो हमने अगर उसे सेल किया तो इनकम अक्रूअराइज इन इंडिया है क्या? नो। क्या वो डीम्ड वाले केस में आ रही है? नो। तो अक्रूअराइज बाहर है, पता चल गया सर। 50% ऑफ द प्रॉफिट रिसीव्ड इन इंडिया, 50% प्रॉफिट इंडिया में रिसीव हुए हैं, तो 50% रिसीव्ड इन इंडिया है, तो सर ये तो तीनों केस में टैक्सेबल होगी ही होगी। तो 40,000 का 20,000 तो तीनों केस में टैक्सेबल होगा ही होगा। लेकिन रेजिडेंट के केस में तो सर ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती है, तो रेजिडेंट के केस में तो पूरा वो सॉरी आरओआर के केस में तो पूरी इनकम टैक्सेबल हो जाती है, तो 40 के 40,000 टैक्सेबल इंडिया में हो जाए, ठीक है। चलिए सर, इनकम रिसीव फ्रॉम, अच्छा चेक तो कर लो, चेक तो कर लो, चेक कर लिया सर। 40 20 20, ठीक है ना। आइए सर, सॉरी, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया। अब 70,000 की टोटल इनकम हुई, 70,000 की टोटल इनकम हुई, उसमें से एक मिनट, तो बिजनेस कहाँ पर है सर, जर्मनी में है, लेकिन कंट्रोल कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। 70,000 की टोटल इनकम है, उसमें से 40,000 इंडिया में रिसीव हुई है, ठीक है सर। अब देखते हैं क्या करना है। तो इसमें सर 40,000 तो रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब 40,000 तो इंडियन इनकम है, तीनों में टैक्सेबल होगी क्या? यस सर होगी। बाकी के 30,000 की बात करते हैं सर। बिजनेस इन जर्मनी है, तो अक्रूअराइज कहाँ पर हुई है, बाहर हुई है, ठीक है। तो सर रेजिडेंट के केस में तो टैक्सेबल होगी, क्योंकि सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। नॉन रेजिडेंट के केस में तो टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। तो रेजिडेंट मतलब आरओआर के केस में टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होगी। आर एनओआर की बात करती है, आर एनओआर के केस में दो एक्सेप्शन थे, है तो फॉरेन इनकम, इतना तो पता चल गया, क्योंकि जो 30,000 है वो अक्रूअराइज बाहर है, रिसीव्ड भी बाहर है, तो है तो फॉरेन इनकम। लेकिन क्या फॉरेन इनकम आर एनओआर के केस में टैक्सेबल हो जाती है सर? दो केस में। वो कौन से दो केस होते हैं? अगर बिजनेस है तो वो कंट्रोल इंडिया में हो रहा हो, और अगर प्रोफेशन है तो सेटअप इंडिया में हो। तो क्या ये बिजनेस है सर? बिजनेस लेकिन बाहर है ना दोस्त, बाहर तो है, लेकिन कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इंडिया में हो रहा है कंट्रोल। तो इस केस में 70,000 टैक्सेबल इन इंडिया इन केस ऑफ आर ओ आर। आर एन ओ आर के केस में भी 70,000 टैक्सेबल इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट के केस में ओनली 40,000 टैक्सेबल इन इंडिया, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं क्या सही है, 70 70 एंड 40। अगला देखते हैं सर। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज एंटायरली फ्रॉम लंदन। सर बिजनेस इंडिया में है, मतलब अक्रू अराइज इन इंडिया है, मैनेज कहीं से भी हो रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैनेज कहीं से भी हो रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? इंडिया में बिजनेस है ना। अब देखो, समझो बात को सर, ऊपर वाले से कैसे डिफरेंस है। जो एक्सेप्शन है आर एन ओ आर के केस में, दो केसेस का जो है स्पेशल केस जो है, वो क्या बोल रहा है, बिजनेस तो बाहर है, ये तो पक्का है, ठीक है ना। फॉरेन इनकम भी जब टैक्सेबल हो रही है तो बिजनेस तो बाहर है, लेकिन मैनेज या कंट्रोल इंडिया में हो रहा है, या फिर प्रोफेशन है तो सेटअप इंडिया में। अब जब बिजनेस ही इंडिया में है तो अक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा ना। तो उस केस में क्या होगा, 15,000 अक्रू अराइज इन इंडिया है, मतलब इंडियन इनकम है, मतलब तीनों केस में टैक्सेबल होगी क्या? जी हाँ, 1 2 एंड 3। सर सिंपल है ये तो, मैं तो कह ही रहा हूँ सिंपल है, पूरा इनकम टैक्स ही बहुत सिंपल है, ऐसी हाइप बना दी है कि अरे इनकम टैक्स इनकम टैक्स, ठीक है। एक मिनट ब्रेक लेते हैं, देन वील स्टार्ट अगेन। चलिए सर, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम।
नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इन एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। तो ये रिसीव तो लंदन में हुआ है, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो रिसीव के बेसिस पे तो ये इंडियन इनकम नहीं होगा, लेकिन इंडियन कंपनी के डिबेंचर्स जो आपने खरीदे थे उसका इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये अक्रूवराइज कहाँ पे माना जाएगा, इंडिया में माना जाएगा, ठीक है। तो उस केस में ये तीनों के केस में टैक्सेबल होगा। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन लंदन, तो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है, लेकिन जो टेक्निकल सर्विसेज हैं वो इंडिया में रेंडर हुई है, मतलब अक्रू जो इनकम हुई है वो इंडिया में हुई है, तो उस केस में ये भी तीनों में टैक्सेबल माना जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं दोनों ही केसेस में क्या है, दोनों ही केसेस में तीनों में टैक्सेबल है सर, ठीक है। प्रॉफिट्स फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई मैनेज फ्रॉम लंदन, अब बिजनेस कहाँ पर है, मुंबई में, इंडिया में बिजनेस है, अक्रूअराइज इन इंडिया है, ठीक है, रिसीट की हमें जरूरत ही नहीं है, तो 26,000 भी तीनों ही केसेस में टैक्सेबल इन इंडिया होगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान रिसीव्ड देयर, ठीक है। तो अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान, प्रॉपर्टी कहाँ पर है, इंडिया में नहीं है सर, प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है और उससे इनकम रिसीव हुई है, तो इस केस में क्या होगा सर, ना तो ये रिसीव्ड इंडिया में है ना ही ये अक्रूअराइज इंडिया में है, तो सिर्फ और सिर्फ आरओआर के केस में इंडिया में टैक्सेबल होगी, बाकी दोनों केसेस में इंडिया के बाहर टैक्सेबल नहीं होगी। तो सिर्फ आरओआर के केस में इंडिया में टैक्सेबल है, बाकी दोनों केसेस में टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अगला, पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब पहले इस साल की इनकम नहीं है, पहली बात तो किसी पुराने साल की इनकम है, इस बार इंडिया में लाया जा रहा है उसको। तो पहली बात तो हमने केस पढ़ा था कि अगर पुराने साल की इनकम होती है तो उस प्रीवियस ईयर में वो टैक्स हो गई होगी या नहीं हुई होगी उससे फर्क नहीं पड़ता, इस साल तो टैक्स नहीं लगेगा, डबल टैक्सेशन नहीं होता। दूसरी बात, दिस इनकम इज ब्रॉट इनटू इंडिया नाउ, तो दिस इनकम इज नॉट अ रिसीट, इट इज अ रेमिटेंस, तो इस केस में टैक्स नहीं लगेगा, तीनों ही केस में टैक्स नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इस साल की इनकम ही नहीं है, पुराने साल की इनकम है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर एंड देन ब्रॉट इनटू इंडिया, तो अब ये क्या है, ये इसका एक बार चेक कर लेते हैं क्या है, ये 5,000 का किसी भी केस में यहाँ पर टैक्स होगा, कहाँ गया, ये रहा, पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ये किसी भी केस में टैक्सेबल नहीं है इंडिया में, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि प्रीवियस ईयर की है, इस केस में टैक्स नहीं होगी। वापस आ जाते हैं, कहाँ गया, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर एंड देन ब्रॉट इनटू इंडिया, तो अब एक एक करके, क्या अक्रूअराइज इन इंडिया है, नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड कहाँ पर है, प्रॉपर्टी एसेट कहाँ पर है, नेपाल में है। रिसीव्ड इंडिया में है, नहीं है, क्यों, क्योंकि रिसीव्ड देयर बोल दिया है, लेकिन फिर सर वापस दोबारा इंडिया में लेकर आया है, रेमिटेंस किया है इंडिया में, तो रिसीट और रेमिटेंस दोनों अलग चीजें हैं, हम इस पर बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। रिसीट अगर इंडिया में होती है तब तो इंडियन इनकम होती है, रेमिटेंस अगर इंडिया में हुआ है तब इंडियन इनकम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो किसी भी एंगल से ये इंडियन इनकम नहीं है सर, ये फॉरेन इनकम है, और फॉरेन इनकम है तो सिर्फ आरओआर के केस में टैक्सेबल होगी, एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं होती, आर एनओआर के केस में टैक्सेबल होती अगर बिजनेस इनकम होती और प्रोफेशनल इनकम होती और दोनों इंडिया से कंट्रोल या सेटअप होते तो ये पहली बात तो बिजनेस इनकम नहीं है, एग्रीकल्चरल इनकम है, ठीक है। तो सर क्या ये सिर्फ रेजिडेंट वो सॉरी आरओआर के केस में इंडिया में टैक्सेबल होगी, जी हाँ, बाकी दोनों केसेस में नहीं होगी। मैं जिस स्पीड से करा रहा हूँ उसी स्पीड से आपको समझ आ जाना चाहिए, आई होप सो। तो 18,000 यहाँ टैक्सेबल है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या विच वॉज सेटअप इन इंडिया रिसीव्ड देयर बट स्पेंड इन इंडिया। देखिए सर, सबसे पहली बात, रिसीव्ड देयर तो मतलब रिसीव्ड इन इंडिया नहीं है, तो रिसीट बेसिस पे तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, इंडियन इनकम नहीं है। अक्रू इंडिया में है क्या सर, प्रोफेशन तो केन्या में है लेकिन सेटअप इंडिया में हुआ है, सेटअप इंडिया में सर कुछ याद आ रहा है, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, ये सर फॉरेन, एक्चुअली रिसीव्ड आउटसाइड, एक्चुअली अक्रूड आउटसाइड, डीम्ड टू अक्रूड आउटसाइड, डीम्ड टू अक्रूड इन इंडिया है क्या, नो, तो डीम्ड भी नहीं है, तो उन सारे सिनेरियोज को देख के सर ये फॉरेन इनकम है क्या, यस, दिस इज अ फॉरेन इनकम, क्योंकि रिसीव्ड भी आउटसाइड है, अक्रूड भी आउटसाइड है, सर फॉरेन इनकम है। आरओआर के केस में टैक्स लगेगा, यस लगेगा, एनआर के केस में टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा, आर एनओआर के केस में टैक्स लगेगा, सर क्या दो स्पेशल केसेस में ये फॉल कर रही है, दो स्पेशल केसेस क्या है, बिजनेस अगर बाहर है तो कंट्रोल इंडिया में हो रहा है, सर बिजनेस नहीं है प्रोफेशन है, प्रोफेशन अगर बाहर है तो सेटअप इंडिया में होगा, सेटअप इंडिया में, हाँ सर, तो क्या आर एनओआर के केस में भी टैक्स लग जाएगा, यस लग जाएगा,
ठीक है। 5,000 रुपीज यहाँ भी टैक्स ROR के केस में भी होंगे, NOR के केस में भी होंगे, NR के केस में नहीं होंगे, ठीक है। चलिए सर फिर से आ जाते हैं वापस। गिफ्ट रिसीव्ड ऑन ओकेजन ऑफ हिज वेडिंग, गिफ्ट रिसीव की है ओकेजन मैरिज में, अमाउंट कितना है 20,000, कब टैक्स लगता है सर 50,000 से ज्यादा पर, तो क्या यहाँ पर टैक्स लग जाएगा, ये देखते हैं टैक्स लग जाएगा, कहाँ गया, नहीं लगेगा, किसी भी केस में नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या ये इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया है, हाँ सर अक्रू अराइज इन इंडिया है। रिसीव कहाँ पर हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियन इनकम बन गई क्या, हाँ बन गई, तीनों केस में टैक्स लग जाएगा क्या, हाँ लग जाएगा। आके देख लेते हैं, यस यस एंड यस, वेरी गुड। वापस आ जाते हैं सर। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन रशिया कंट्रोल्ड फ्रॉम रशिया, सर बिजनेस भी रशिया में है, कंट्रोल भी रशिया में हो रहा है, अक्रू अराइज बाहर, रिसीव बताया नहीं तो बाहर मानेंगे, ठीक है। अगर बताया नहीं हो तो बाहर ही मानना है, इंडिया में मत मान देना, ठीक है। कोई भी चीज नहीं बताई हो हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि बाहर मानी जाएगी, ठीक है। ये एक अंडरलाइंग अजम्पशन है जो काम करेगा एग्जाम में भी। सो अनलेस अंटिल स्पेसिफाइड आप मानोगे कि वो बाहर है। तो कहां पर थे हम, पॉइंट नंबर 18, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन रशिया, तो रिसीव्ड तो आउटसाइड है क्योंकि कुछ नहीं बोला तो आउटसाइड है। अक्रू अराइज इंडिया में है सर, बिजनेस इंडिया वो सॉरी अक्रू अराइज रशिया में है तो आउटसाइड इंडिया है। डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया है, नो सर वो भी नहीं है। तो सर फॉरेन इनकम बन गई, यस सर बन गई। तो फॉरेन इनकम, सर एक मिनट सर, सर बिजनेस इनकम है सर, चलो छोड़ो, फॉरेन इनकम है, ROR के केस में टैक्स लगेगा, हाँ लगेगा, NR के केस में टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। सर NOR के केस में भी लग जाएगा, क्यों, क्योंकि सर बिजनेस इनकम है। बात तो आपकी सही है लेकिन गलत है, क्यों, सर बिजनेस इनकम अगर होती है आउटसाइड इंडिया होगी तो भी चलेगा, लेकिन जो उसका कंट्रोल है वो इंडिया में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कंट्रोल कहाँ पर है, कंट्रोल भी रशिया में है। तो NOR के जो दो स्पेशल केसेस हैं फॉरेन इनकम के जिसमें इंडिया में टैक्स लग जाता है उसमें ये फॉल नहीं कर रहा, ठीक है। ओके सर, ठीक। तो क्या होगा सर, सिर्फ ROR के केस में टैक्स लगेगा, बाकी किसी केस में इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है सर। ओके सर, चलिए सर आगे आ जाइए सर। डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, क्या डिविडेंड इंडियन कंपनी का टैक्स लगता है उस पर, जी सर अक्रू अराइज, डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया मान लेते हैं, तीनों में टैक्स लग जाएगा। आएंगे नीचे देखेंगे, यहाँ पर सर, यहाँ तो सर आपने गलत बता दिया सर, यहाँ तो किसी में भी टैक्स नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, एग्जेम्प्ट है अंडर 1034, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। ये एग्जेम्पशन हमने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको अभी ऐसा लग रहा है, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ कि इस केस में टैक्स लगेगा सर, ठीक है। एक सर्टेन अमाउंट के बाद लग जाता है, ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हम अभी अपने कॉन्सेप्ट में बिल्कुल गलत नहीं है, टैक्स लगेगा, लेकिन जब आप अदर सोर्सेस का हेड पढ़ लेंगे तब आप इसका आंसर देने के लिए इक्विप हो जाएंगे कि ये टैक्स नहीं क्यों नहीं लगेगा और कब नहीं लगेगा, ठीक है। फिर से आ जाते हैं, तो अभी के लिए लगेगा। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अ लैंड इन राजस्थान 15,000 है, अक्रू अराइज इन इंडिया है, हाँ, रिसीव का मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, इंडियन इनकम मान ली गई, इंडिया में टैक्स लगेगा, तीनों केस में टैक्स लगेगा। यहाँ देखते हैं सर, फिर से यहाँ पर कर रहा हुआ है बॉस, देखो इन दोनों ही केसेस में टैक्स तो लगेगा, अक्रू अराइज इन इंडिया है, अक्रू अराइज इन इंडिया है, तीनों में टैक्स लगेगा, लेकिन बाय स्पेशल ऑर्डर इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है इसलिए टैक्स नहीं लग रहा, ठीक है। तो क्या रेजिडेंशियल, अभी तक आपकी जितनी नॉलेज है उस हिसाब से टैक्स लगेगा, आगे हम जो पढ़ने वाले हैं उस हिसाब से नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो जैसे GST हमने पढ़ा था तो हमारे कई उस पर हमारे हिसाब से तो मिल्क के सेल करने पे, मिल्क के सप्लाई पर टैक्स लगेगा, लेकिन जब स्पेशल ऑर्डर से उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है तो वो एग्जेम्पशन की वजह से नहीं लग रहा, अदरवाइज वो सप्लाई भी है, सारे कंडीशन फुलफिल हो रही है, कंसिडरेशन भी मिल रहा है, टैक्स लगेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है, हमने ये एग्जाम्पल भी कर लिया। अब हम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। सो लेट मी टेक अ लिटिल ब्रेक क्योंकि ये क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। हाँ जी, तो लेट अस टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक और मे बी आई स्प्लिट इट इनटू टू एंड देन मैं हाउस प्रॉपर्टी की एक अलग बना दूंगा। लेट अस सी व्हाट वी डू। So residential status and scope of total income ends here. Now we are going to start with a new chapter. Okay, चलिए चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। इस नए चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ इस चैप्टर के पहले। रेजिडेंशियल स्टेटस अभी अभी हमने ख़त्म किया है।
मैंने आपसे कुछ बात की थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले चैप्टर में, लेकिन थोड़ी ज़्यादा बात नहीं की थी। उस बात को हम दोबारा करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने आपसे वहाँ कहा था कोई भी इनकम अगर हम अर्न करेंगे, वी विल पुट दैट इनकम इन अ सर्टेन हेड, उसे एक हेड में डालेंगे एंड देन उसके बाद उस इनकम का कैलकुलेशन होगा। हो सकता है कुछ डिडक्शंस हो सकता है कुछ एग्जेम्पशंस हो सकता है चार्जेबिलिटी हो सकता है चार्जेबिलिटी ना हो। सो हम उन्हें अलग अलग हेड्स में डालेंगे, जिस भी हेड से वो रिलेट करती होगी, और उसके बाद उसे असेस किया जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, किसी भी इनकम के लिए अगर बात करें तो चार्जेबिलिटी होती है कि चार्ज लग रहा है या नहीं, किस चीज़ का चार्ज, टैक्स चार्ज हो रहा है या नहीं। जैसे जीएसटी में हमने बात की थी, तो हमने सबसे पहला क्या क्वेश्चन रेज किया था, वेदर अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज अ सप्लाई और नॉट। क्योंकि मैंने बोला है कि पूरा जीएसटी सिर्फ एक वर्ड पे टिका हुआ है, विच इज सप्लाई। अगर सप्लाई की डेफिनेशन से ही आपने किसी चीज़ को बाहर कर दिया, देन जीएसटी के लेवी होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, राइट। सो सेक्शन 7 इज डीलिंग विद सप्लाई एंड लेवी सेक्शन इज सेक्शन 9। तो वो तो बाद में आएगा, पहले आपको ये देखना पड़ेगा वो क्वालिफाई भी कर रहा है एज अ सप्लाई और नॉट। तो क्या सर ये तो जीएसटी की बात हो गई, क्या ये इनकम टैक्स में भी लगता है? बिल्कुल लगता है सर, 100% लगता है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा, किसी भी टैक्सेशन की बात होगी या किसी भी लॉ की बात होगी ना, आप कभी भी कोई एक्ट पढ़ोगे, कोई भी एक्ट हो वो चाहे, सो देर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ द एक्ट। किसी भी एक्ट का एक स्कोप होता है, वो वहीं तक, उसका एक ज्यूरिसडिक्शन होता है, वो वहीं तक लगता है। एक सर्टेन कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंडीशंस प्रूव हो जाती हैं या क्वालिफाई कर जाती हैं, तभी आ, आ, वो पर्टिकुलर एक्ट लेवी होता है या लगता है, एप्लीकेबल होता है। लेवी नहीं बोलूंगा, एप्लीकेबल होता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जो आपने पढ़े हैं, जैसे कंपनीज एक्ट है, तो वो किस पर लगता है? क्या वो पार्टनरशिप फर्म पे लग जाएगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है दिस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन कंपनीज। आप और भी, इनकम टैक्स एक्ट है, तो इनकम टैक्स किस पर लगता है? उन्होंने पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है, इन पर ही लगेगा, ठीक है। जीएसटी कब लगता है? इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स और सर्विसेज पर लगता है, वो पर्सन पे नहीं लगता। हाँ, पर्सन टैक्स जरूर जमा कराता है, बट वो एसेंशियली लगता किस पर है, लेवी किस पर हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज पर हो रहा है। तो जब इनकम टैक्स की हमने बात की, तो हमने सबसे पहले ये बात करी कि वो किसी ना किसी पर्सन पे लगता है। पर्सन की डेफिनेशन हम कर चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। फिर इनकम टैक्स का एक थोड़ा यूनिक स्ट्रक्चर है, इसे हेड्स में डिवाइड कर दिया गया है। अभी लग रहा होगा कि हेड्स में क्यों डिवाइड करा, बट जैसे जैसे आज से हम हेड्स स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हम सारे हेड्स खत्म करेंगे। देयर आर 5 heads, so we are all, from today we are going to start the heads, and in the coming classes we are going to one by one we'll start doing away with one or the other head. तो सुनने में लगता होगा सर ये हेड्स में डिवाइड क्यों किया? आज हम पहला हेड स्टार्ट करने वाले हैं, एंड यू विल अंडरस्टैंड, यू विल हैव अ गुड नॉलेज एंड यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, एंड यू विल हैव अ रीजन ऑल्सो कि ये क्यों डिवीजन किया गया और क्या ये डिवीजन सही है। सो बेसिकली अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं, तो यहाँ पर हमने कितने हेड्स में डिवाइड किया है? सबसे पहला हेड हमने देखा था सैलरी। ये कब एप्लीकेबल होता है? कब किसी इनकम को सैलरी में ले जाया जाएगा? बताइए सर। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होगा, तब। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है सर। तो ये सर, ये हमने अभी क्यों नहीं पढ़ा? ये हम जब सैलरी हेड स्टार्ट करेंगे ना, तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉय का रिलेशन है और फिर आप कुछ इनकम अर्न कर रहे हैं, एम्प्लॉय का रिलेशन है और उसकी वजह से आप कोई इनकम अर्न कर रहे हैं, दैट इनकम इज गोइंग टू बी असेस्ड इन सैलरी हेड, ठीक है। क्या सर एक हेड की इनकम दूसरे हेड में जा सकती है? नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं जा सकती, ये हमने पढ़ा है। चलिए सर, एक तो ये हेड हो गया, दूसरा हेड क्या है? हाउस प्रॉपर्टी। सर इसमें क्या है? इनकम टैक्स ने बोला, एक्ट ने बोला कि अगर कोई भी इनकम आपको हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है? फिर वही बात आ गई सर, हाउस प्रॉपर्टी मतलब कोई भी बिल्डिंग, कैसी मतलब प्रॉपर्टी? कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कोई भी प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में तो कोई बिल्डिंग भी आ सकती है, कोई शॉप भी आ सकती है, कोई प्लॉट ऑफ लैंड भी आ सकता है, ऑल दीज आर प्रॉपर्टी।
तो क्या आप सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस की बात कर रहे हो, प्लॉट ऑफ लैंड की बात कर रहे हो, बिल्डिंग की बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? सो वो कहाँ पता चलेगा? वो इस हेड में जब जाएंगे तब पता चलेगा कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, इसकी चार्जेबिलिटी क्या है। ठीक है, सो एवरी हेड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, वी आर गोइंग टू फर्स्ट टॉक अबाउट कि ये हेड में इनकम आएगी कब। देखिए, इनकम पर टैक्स लगना है ये पक्का है, इनकम पर टैक्स लगना है ये पक्का है, इनकम बच के नहीं जाने वाली। क्यों? क्योंकि सर 3-4 हेड्स के बाद एक हेड आता, ऐसा आता है अदर सोर्सेज के नाम पे कि अगर सारी इनकम इस हेड में नहीं आ रही तो उस हेड में चली जाती है। तो इनकम पर टैक्स तो लगना ही है, लेकिन बात यह है कि किस हेड में जाएगा और फिर कैसे टैक्स लगेगा। तो हाउस प्रॉपर्टी में कब होता है? व्हेन इनकम इज फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर ये किस टाइप की इनकम होती है? क्या हाउस प्रॉपर्टी को सेल करने से इनकम आती है या उसको रेंट पे देने से? मतलब कोई भी प्रॉपर्टी है तो उससे सिर्फ दो ही तरीके से इनकम आ सकती है अगर सोचा जाए तो। अगर कोई तीसरा तरीका आपको मिले तो मुझे भी प्लीज बता देना, ठीक है? तो दो ही तरीके हो सकते हैं मेरे हिसाब से। वन इज बाय रेंटिंग इट। अब रेंट के कई सारे नाम है, तो एवरीथिंग इज रेंट ओनली, ठीक है? लीज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, राइट्स उसको दे दिए यूज करने के। सो देयर आर डिफरेंट नेम्स, बट एसेंशियली इट इज रेंट ओनली, लीजिंग ओनली, ठीक है? तो या तो आप उसे रेंट पे दे सकते हो या फिर आप उसे सेल कर सकते हो। तो क्या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अगर हम हाउस प्रॉपर्टी रेंट करें और हाउस प्रॉपर्टी सेल करें, दोनों इनकम यहाँ आएगी? नहीं बॉस, सेल की इनकम यहाँ नहीं आएगी, ठीक है? किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने की इनकम यहाँ नहीं आएगी। यहाँ पर सिर्फ कौन सी इनकम आएगी? रेंटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। समझ आ गया? रेंटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ आएगी, ठीक है सर? तो सर अगर प्रॉपर्टी बेचते हैं उससे कोई इनकम आती है? सर वैसे प्रॉपर्टी बेचने से इनकम कैसे आ सकती है दोस्त? ऐसे आ सकती है कि आपने 10 साल पहले एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो प्रॉपर्टी आपने 10 लाख रुपए की खरीदी थी, और पिछले 10 सालों में आपको भी पता होगा रियल एस्टेट बहुत बूम पर था और प्राइसेस बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़े हैं। 10 से मैं अगर ब्रैकेट ज़्यादा कर दूं, मैं 20 या 25 साल की बात करूं, तो और वो गैप वाइड हो जाएगा। हाँ, मतलब अगर आज कोई पुरानी प्रॉपर्टी बिकती है तो पता चलता है, रजिस्ट्री जब देखी जाती है तो वो 1 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में खरीदी गई थी, और 50 साल बाद या 20 साल बाद या 30 साल बाद वही प्रॉपर्टी 1.5 से 2 करोड़ या इवन 3 करोड़ की बिकती है। तो देर इज अ इमेंस अमाउंट, 100 टाइम्स हो गया अमाउंट, 100 टाइम्स, ठीक है ना? तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं उस पर आपको गेन होता है, कैपिटल गेन होता है। कैपिटल समझते हो ना आप? कैपिटल हमें पता है। So if I had bought a property for 10 lakh rupees and now I am selling it for 50 lakh rupees, I have a gain of 40 lakh rupees. 10 लाख की खरीदी, 50 लाख की बेच रहा हूँ अभी, तो मुझे कितना गेन हुआ? 40 लाख रुपीज का गेन हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग है, सारे के सारे हेड्स बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल भी है। सिंपल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लॉजिकल है, ठीक है? तो हम बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि हमने सुना हुआ है इनकम टैक्स बहुत टफ है, ये है वो है। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है? मेरे साथ पढ़ोगे मजा आएगा, और एकदम लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग होती चली जाएगी हमारी, तो और अच्छा लगेगा। एक और चीज, इनकम टैक्स, टैक्सेशन ऐसा सब्जेक्ट, इट इज वेरी प्रैक्टिकल। तो कल अगर आपको यहाँ पर थोड़ा जो ज्ञान मिल रहा है, कल आप रियल लाइफ में उसे अप्लाई भी कर सकते हो। बिल्कुल कुछ नहीं बदलता। ऐसा नहीं है कि मैं बुकिश कुछ पढ़ा रहा हूँ एंड व्हेन यू गो टू द रियल लाइफ देयर इज समथिंग एल्स, स्टोरी कुछ और होती है। ऐसा नहीं है। जो प्रोविजंस हम पढ़ रहे हैं वही रियल लाइफ में एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर आप घर पे इस, अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद जब थोड़े से और हेड्स हम पढ़ लें, थोड़ी अच्छी सी एक्सटेंसिव नॉलेज आपको हो जाए, तब आपके अगर फैमिली बिजनेस है, यू शुड, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा आप कर सकते हो, मैं कहूंगा आपको करना चाहिए। थोड़ा इंटरफेयर करिए। इंटरफेयर से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप ये क्या कर रहे हो पापा, आपने ये क्यों किया मम्मी, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि क्या आपने जो पढ़ा है उसकी रियल लाइफ में एप्लीकेबिलिटी है, और हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो आप कुछ वैल्यू एडिशन भी कर सकते हो अपने बिजनेस में या आपके जो भी प्रोफेशन है उसमें, ठीक है? तो इसकी रियल लाइफ एप्लीकेबिलिटी बहुत है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ेंगे और रियल लाइफ सिनेरियो सोच के पढ़ेंगे, ठीक है ना? अगर किसी भी लॉ को एकदम जो बुक में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, उस हिसाब से पढ़ोगे तो बोरिंग सा लगने लग सकता है, बट उसको अगर रियल लाइफ के सिनेरियोज के साथ मैच करते हुए पढ़ोगे, इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है? तो जैसे मैंने अभी बोला कि यहाँ पर सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी नहीं लिया जाएगा, मैंने डिलीट कर दिया, तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर अगर यहाँ नहीं लेंगे तो क्या उस पर टैक्स नहीं लगेगा? और यहाँ नहीं लगेगा तो
क्या कहीं और लगेगा? ठीक है, तो नेक्स्ट हेड की हम बात करते हैं। इस हेड को हमने नाम दिया कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स क्या? व्हेनेवर यू आर सेलिंग अ कैपिटल एसेट, जब भी आप कोई कैपिटल एसेट सेल करते हैं, जब भी आप कोई कैपिटल एसेट सेल करते हैं उस टाइम ये एक्टिव हो जाता है। सब परचेज पे नहीं होता, नहीं परचेज पे, क्योंकि दोस्त आपको कोई गेन नहीं होता। अगर मैंने 10 लाख की कोई चीज परचेज की तो मुझे कोई गेन थोड़ी ना हुआ। अभी मुझे क्या पता मैं कब बेचूंगा उसे, या बेचूंगा भी या नहीं बेचूंगा। सो व्हेन यू आर परचेजिंग समथिंग देयर इज नो इंसिडेंस ऑफ गेन एट दैट मोमेंट। कोई गेन नहीं हो रहा आपको। सर हमने 10 लाख की प्रॉपर्टी 12 में खरीदी, आप 20 में खरीद लो, देयर इज नो गेन और लॉस एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन है तो जब तक आप उसे सेल नहीं करोगे तब तक आपका आपको ये रियलाइज नहीं हो पाता कि आपने कितना गेन या कितना लॉस उस पर बेयर किया। क्या सर इसमें लॉस भी आ जाते हैं? हाँ बिल्कुल आ जाते हैं दोस्त। सारी ही जितने भी हेड्स हैं उनके रिस्पेक्टिव प्रॉफिट और उनके रिस्पेक्टिव सॉरी उनके सेलिंग अ कैपिटल एसेट, क्या बोल रहा था मैं भूल गया। बहुत बढ़िया। हाँ, सारे हेड्स के लॉस भी क्या आ जाते हैं? तो मैंने कहा हाँ, एवरी हेड हैज इट्स रिस्पेक्टिव इनकम्स एंड रिस्पेक्टिव लॉसेस। तो वो हेड्स के जो भी इनकम जो भी लॉसेस है वो उसी हेड में रहती है, उसी हेड के हिसाब से कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो वो आएगा, हम धीरे धीरे जिस भी हेड के बारे में बात करेंगे हम ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि सर इसमें अगर लॉस हुआ तो, और लॉस हो सकता है क्या। ठीक है, चलिए सेलिंग ऑफ अ कैपिटल एसेट पे कैपिटल गेन अराइज होता है। तो अब जब मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। क्योंकि कैपिटल गेन की अभी जो मैंने बात की थी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल गेन कब लगेगा? जब कैपिटल एसेट बेचोगे। तो कैपिटल एसेट क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है। सही बोल रहा हूं? क्योंकि अगर कोई चीज आपने बेची और वो कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है सर, ठीक है। इसमें अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूं। कुछ एसेट्स अगर आप ज्यादा टाइम के लिए अपने पास रखते हो, कुछ एसेट्स अगर आप ज्यादा टाइम के लिए अपने पास रखते हो और फिर बेचते हो, तो हम उस पर बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है भाई। हम उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, इसका शॉर्ट फॉर्म है LTCG। और अगर कुछ एसेट्स आप शॉर्ट टर्म के लिए रखते हो, 1 साल पहले लिया था आज बेच दिया, 2 महीने पहले लिया था आज बेच दिया, वो जो भी टर्म होगा जितना भी ड्यूरेशन होगा वो उसमें पढ़ेंगे, बट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स STCG। सर इन दोनों में फर्क क्यों किया? बेटा रेट अलग है इन दोनों के, जो टैक्स लगने के रेट हैं वो दोनों के डिफरेंट हैं, इसलिए इन दोनों को अलग किया हमने। ठीक है, इस पर कुछ और रेट ऑफ टैक्सेशन लगता है, इस पर कुछ और रेट ऑफ टैक्सेशन लगता है। आपका सोचना सही है। अगर आप सोच रहे हो कि क्यों दोनों को डिफरेंशिएट किया, वो इसलिए कि दोनों पर रेट अलग लगते हैं। अगर रेट अलग नहीं लगते होते तो हम इसको एक ही हेड में मतलब डिफरेंशिएट नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है सर, इसके बाद नेक्स्ट हेड पे चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट हेड? इसके बाद हमने हेड की बात की थी, पूरा लिख देता हूं मैं। ये अगले हेड का नाम है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, जिसे हम PGBP बोलते हैं। अब सर हम या तो कहीं जॉब कर रहे होते हैं या फिर हमारा खुद का बिजनेस है, ये दो ही चीजें होती हैं। तो हमने जॉब की बात कर ली, सैलरी हेड में इनकम आ जाएगी। अगर हम कोई बिजनेस या हमारा आज हम आगे चल के प्रोफेशनल बन जाएंगे, when we become chartered accountants or company secretaries, either we can go for a job in a company, then our income will be assessed in the head salary. अगर हम अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, then we will be called professionals who are practicing professionals कहलाएंगे। तब आपकी इनकम किस हेड में चली जाएगी सर? इस हेड में चली जाएगी आपकी इनकम। इस हेड में जाने का मतलब है इस हेड के रूल्स के हिसाब से जज किया जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। अब इस हेड्स में आपकी बिजनेस इनकम और आपकी प्रोफेशनल इनकम
इन दोनों पर टैक्स लगता है, ठीक है, इन दोनों पर टैक्स लगता है। वेरी गुड सर। इसके बाद अगर कुछ इनकम रह जाती है इन सारे हेड्स में टैक्स लगने से, तो उसे हम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर देते हैं। सर इसमें एक एग्जांपल दीजिए कैसी इनकम आएगी। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप बताइएगा कि ये इनकम, इसका पता है आपको इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है? इफ नॉट इन एनी अदर हेड देन अदर सोर्सेस, सीधे लिखा हुआ है। अगर किसी और हेड में नहीं आ पा रही कोई इनकम तो इस हेड में आ जाएगी। तो मैंने आपसे जब ये बोला था कि इनकम असेस तो होगी, टैक्स तो लगेगा, तो क्या मैंने गलत बोला था? आप बोलोगे सर सैलरी इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम नहीं है, कैपिटल गेन की भी इनकम नहीं है, पीजीबीपी की भी इनकम नहीं है, तो वो कहेगा अदर सोर्सेज में जाओ। सर इसमें किस टाइप की इनकम आती है? डिविडेंड इनकम। आपने किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, उस पर आपको डिविडेंड मिला, क्या वो इनकम सैलरी में आएगी? नो, यू आर नॉट वर्किंग फॉर एनी कंपनी। क्या सर वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगी? हाउस प्रॉपर्टी में कैसे आ सकती है? शेयर्स इज नॉट अ प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी एज इन हाउस प्रॉपर्टी नहीं होते शेयर्स, ठीक है। कैपिटल गेन में जब शेयर्स बेचोगे, कैपिटल गेन्स में जब शेयर्स बेचोगे तो वो इनकम कैपिटल गेन्स में जाएगी। क्या सर शेयर्स भी कैपिटल एसेट होते हैं? यस सर बिल्कुल होते हैं। तो अगर मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे 4 साल पहले और आज मैंने बेच दिए, तो इनकम कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ होगा। बेसिकली कैपिटल गेन लगता क्यों? क्योंकि कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ है। 10 रुपए की चीज 50 रुपए की हो गई, 100 रुपए की हो गई, सो देयर इज एन अप्रिसिएशन ऑफ 40 रुपीज और 90 रुपीज। सर अगर कैपिटल अप्रिसिएशन ना हो, डेप्रिसिएशन हो जाए, जनरली नहीं होता, लेकिन अगर हो गया तो कैपिटल लॉस आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल लॉस आ जाएगा। यहाँ पर सर कैपिटल लॉस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इन जर्मन सॉरी जनरल टर्मिनोलॉजी गेन्स इंक्लूड लॉसेस, ठीक है, तो गेन्स इंक्लूड लॉसेस। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, सर हमारा बिजनेस थोड़े ना है डिविडेंड कलेक्ट करने का, हम इस काम में थोड़े ना है कि कंपनी में इन्वेस्ट करके डिविडेंड कलेक्ट करते हैं, तो ये भी नहीं होगा, तो ये कहाँ चली जाएगी? अदर सोर्सेज में। और एग्जांपल देता हूँ, इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम आ रही है आपकी, इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो वो भी किसी हेड में नहीं जा सकती सर, ना तो सैलरी में जाएगी, ना हाउस प्रॉपर्टी, ना कैपिटल गेन में, ना पीजीबीपी में, ना और किसी में, तो फिर अदर सोर्सेज में आ जाएगी। तो इस टाइप से बहुत सारी, मतलब बहुत सारे तो नहीं, मैं बोलूंगा 5 हेड्स हो गए आपके मेन। क्या क्या हेड्स है वो? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी एंड अदर सोर्सेज। सर इसके बाद क्या होता है? मान लेते हैं सर हमारी इस हेड में भी इनकम है, दूसरे इस हेड में भी है, थर्ड हेड में भी है, फोर्थ हेड में भी है, फिफ्थ हेड में भी है। सर इज इट पॉसिबल? यस, व्हाई नॉट? You are working in a company, you are earning let's say 10 lakh rupees in that company. You have a property, you have a house property which you have given on rent. You are getting a monthly or let's say yearly rent of 5 lakh rupees. सही बात है सर। उसी साल आपके पास 2 घर थे, आपने एक घर बेच दिया, तो उसमें आपको कैपिटल गेन हुआ कितने का सर? 60 लाख रुपीस का। सर साइड बाय साइड आपका बिजनेस भी चल रहा है, जो कि आपने मैनेजर्स बिठाए हुए हैं, आप तो कहीं एम्प्लॉय हैं, फुल टाइम एम्प्लॉय हैं, तो आपको तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन जॉब से फ्री होने के बाद आप बिजनेस भी, आपका फैमिली बिजनेस चला आ रहा है, तो वो आपने टेक ओवर कर लिया है। देयर इज नोबडी इन योर फैमिली नाउ टू लुक आफ्टर दैट, तो आपने वो भी टेक ओवर कर लिया, एंड यू हैव अपॉइंटेड सर्टेन पीपल हु आर लुकिंग आफ्टर दैट बिजनेस, तो वो भी इनकम आ रही है आपके पास, क्योंकि यू आर द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कहीं जॉब कर रहे हो, साइड बाय साइड आप अपना एज अ प्रोफेशनल, जब आप सीए और सीएस बन जाएंगे, तब आप किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो साइड बाय साइड। लीगली तो ये अलाउड नहीं है कि प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको नहीं मिलता, बट लेटेस्ट से आपने थोड़ी बहुत कुछ करा साइड में, मान लेते हैं अगर आप कर सकते हैं, बिजनेस तो अलाउड है ही, कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में क्या पीजीबीपी की भी इनकम आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है सर। 6 लाख रुपीज आपके बिजनेस से इनकम आ रही है, और आपने शेयर्स खरीद के रखे हैं, आपने बैंक में इतना पैसा है आपके पास कि आपने 1-1 2-2 करोड़ की एफडी कराई हुई है, बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराए हुए हैं, आपने रिलायंस कंपनी के 5 करोड़ के शेयर खरीदे हुए हैं। क्या बात कर रहे हो सर? ऐसा होता है क्या? अरे बिल्कुल होता है। आप वेट तो करो, आपका टाइम आने तो दो, फिर देखना आप क्या क्या करोगे। आप एक आओगे मेरे पास, आप बोलोगे सर ये देखो हमारे पास तो इतनी इनकम हो गई, हमसे संभल नहीं रही है, आप ही कुछ करो, तब मैं आपको रास्ते बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पर आपकी इंटरेस्ट इनकम भी हो सकती है, लेटेस्ट से 2 लाख रुपीज। सर बस इतनी सी, ठीक है, अब आप लोग कह रहे हो नहीं हो सकती, तो मैं कम कर दी थोड़ी, ठीक है ना। तो आपकी इनकम 5 हेड से हो सकती है क्या? सर बिल्कुल हो सकती है बॉस, क्यों नहीं हो सकती।
बी ऑप्टिमिस्टिक, होगी, क्यों नहीं होगी सर। अब क्या होगा सर, अब इन चारों पांचों इनकम को ऐड कर दिया जाता है, इन सारी इनकम्स को ऐड कर दिया जाता है। कैसे सर, कितनी इनकम हो जाएगी? 83 लाख की इनकम हो गई सर। फिर मैंने आपको बताया था वापस से सारी इनकम को ऐड कर दिया जाता है, फिर इसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, इसे बोलते हैं जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। हाँ वो बात अलग है, अभी मैं ऐसी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। इस इनकम को ऐड नहीं करेंगे, कुछ इनकम है जिन पर पर्टिकुलर रेट लगता है, एक स्पेशल रेट जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में छोड़ दिया था ना, वो यहाँ पर लगता है एलटीसीजी और एसटीसीजी पर। तो वो हम बात करेंगे कब लगता है कब नहीं लगता, उसकी भी बात होगी। तो अभी मान लेते हैं कि ये वो वाली है जिस पर स्लैब सिस्टम लग रहा है जीटीआई में। फिर आपको क्या बताया था मैंने, डिडक्शंस होते हैं, डिडक्शन हो जाएंगे, उसके बाद टीआई आ जाएगा, टोटल इनकम। उसके बाद फिर आप स्लैब सिस्टम से टैक्स लगा देते हो सर, वो जो 2.5 लाख 5 लाख और 10 लाख हमने पढ़ा था, उस सिस्टम से स्लैब्स लग जाते हैं और टैक्स लग जाता है इनकम पर। वेरी सिंपल, ठीक है बॉस, इतना ऐसे ही है बस, कहानी और कुछ है नहीं ज्यादा मतलब। तो सर इतनी सी कहानी है तो फिर इतना बड़ा कैसे? अब वो आपको पता चलेगा जब एक एक हेड में आप कूदोगे, अंदर जाओगे, डाइव लगाओगे, और फिर आपको लगेगा कि सर ये तो छोटा सा पॉन्ड था, फिर अंदर जाके समझ आएगा ये तो ओशन है, ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे रियलाइजेशन होंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, अब बहुत टाइम हमने बेसिक्स पे लगा दिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड टॉक अबाउट ईच एंड एवरी हेड। तो पहले कौन सा हेड लेना है बताओ सर। ऐसे मत करो आप हमारे साथ, आपने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है, आप पहले इसी हेड से चालू करेंगे, ठीक है ना। ओ हो ये क्या, मैं तो कुछ और करना चाह रहा था। तो हम पहले हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के बाद क्या करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी के बाद हम कैपिटल गेन स्टार्ट करेंगे। कैपिटल गेन्स के बाद क्या होगा, कैपिटल गेन्स के बाद पीजीबीपी होगा। पीजीबीपी के बाद क्या होगा सर, पीजीबीपी के बाद होगा अदर सोर्सेज। सर सैलरी को इतना एंड में क्यों, वो आपको समझ आ जाएगा जब हम सैलरी पढ़ेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा। सर आप क्या कर रहे हो, आपका ड्राइंग करने का मन कर रहा है क्या? क्या बताऊं, मेरा क्या करने का मन कर रहा है, लेकिन अभी फिलहाल ड्राइंग से काम चला रहे हैं, ठीक है। चलिए सर, तो अभी क्या करना है सर? सर हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं सर, हमें से वेट नहीं हो रहा है, हमें बहुत जिज्ञासा हो रही है, हमें बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, हमें पढ़ना है सर। हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दीजिए सर, कर दें हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट, पक्का है? बाद में ये तो नहीं बोलोगे सर क्यों कर दिया? नहीं बोलेंगे सर। चलिए सर फिर आइए, आप और मैं मिलके केबीसी तो नहीं खेल पाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी जरूर स्टार्ट कर देते हैं। ये रहा आपके सामने हाउस प्रॉपर्टी। तो देवियों और सज्जनों, लेट अस स्टार्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत हो गया मजाक, अब हम सीरियस, विद ऑल सीरियसनेस वी आर गोइंग टू स्टडी हाउस प्रॉपर्टी। क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला था, हर हेड में चार्जेबिलिटी का एक सेक्शन होगा, हर हेड में चार्जेबिलिटी का एक सेक्शन होगा। जैसे जीएसटी की बात करें तो चार्जेबिलिटी का सेक्शन क्या था, एक तो सर उसमें सप्लाई की डेफिनेशन थी सेक्शन 7 में, उसके बाद लेवी जो हुआ था टैक्स, वो सेक्शन 9 ने अपनी पावर से किया था, ठीक है। इनकम टैक्स में फॉर एवरी हेड देयर इज गोइंग टू बी अ सेक्शन ऑफ चार्जेबिलिटी। और वो सेक्शन हमें बताएगा कि किस किस पर टैक्स लगेगा और किस किस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है सर। चलिए आज हम बस थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे इसका, अगले क्लास में हम फुल फ्लेजेडली अच्छे से स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा आपको समझ आएगा कि हाउस प्रॉपर्टी की क्या बात हो रही है, किस पर लगता है टैक्स, ठीक है। तो वी हैव स्टडीड बिफोर, इनकम इज चार्जेबल इन अ पर्टिकुलर हेड, एक पर्टिकुलर हेड में इनकम चार्ज होती है, ठीक है, ओनली व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। हमने पहली बात की थी इस पर कि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए सर, ठीक है ना। जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी टैक्स नहीं लगेगा। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ चार्जेबिलिटी वाला सेक्शन होगा, वही बताएगा कि किस क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होंगी, और जब कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगी तब टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, राइट। So in case of income from house property, income will be charged under this head.
तो जब भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी वो इस हेड में आकर चार्ज होगी। ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। देखें एक बार कितनी कंडीशंस है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 4। माय गॉड, सर 4 कंडीशंस हैं, बिल्कुल 4 कंडीशंस हैं। और चारों कंडीशंस मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जब तक चारों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी हाउस प्रॉपर्टी पर टैक्स इस हेड में नहीं लगेगा। ठीक है, तो मतलब टैक्स लगने के लिए ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो कंडीशंस क्या है ये देखते हैं। द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टिनेंट देयरटू। अब इस पर हम अगले 10-15 मिनट का डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी चैप्टर का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आगे दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है, तो जो आप हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे कि सर हाउस प्रॉपर्टी के केस में व्हाट इज हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि आप बोल रहे हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस साइड में असेस होगी और हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होनी चाहिए, तो हाउस प्रॉपर्टी है क्या पहले ये बताना पड़ेगा आपको। तो हमने क्या देखा था, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू। सर अपॉर्टिनेंट का मतलब क्या है, अटैच्ड। अब दोबारा पढ़ेंगे, द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अटैच्ड देयर टू का मतलब उसके साथ। तो या तो प्रॉपर्टी में एक बिल्डिंग होनी चाहिए, प्रॉपर्टी में या तो एक बिल्डिंग होनी चाहिए या फिर बिल्डिंग के साथ कोई जुड़ा हुआ लैंड होना चाहिए। जुड़ा हुआ लैंड क्यों सर, बिल्डिंग अकेला लैंड क्यों नहीं, क्योंकि लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू लिखा है, सिर्फ लैंड से काम नहीं चलेगा। तो इसका हम एक एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फिर बात करेंगे, या कर ही लेते हैं बात। चलिए आइए, सर क्या बात करनी है आपको। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, एक मिनट, यस। सो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसमें बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, ये देखते हैं। अगर लेटस से एक बिल्डिंग है, अगर एक बिल्डिंग है तो क्या आप उसे अगर सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग है, यहाँ पर लेटस से अगर एक सिर्फ बिल्डिंग है, जितना भी लैंड है उस पर बिल्डिंग बनी हुई है, तो क्या इस केस में आप उसे हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे? यस बोलेंगे। ठीक है, अगर लेटस से आपका एक प्लॉट ऑफ लैंड है, उस पर एक प्लॉट ऑफ लैंड है, उस पर एक बिल्डिंग बनी हुई है, और इस बिल्डिंग के आसपास वाला जो लैंड है, ये वाला लैंड है, इधर ये गार्डन है या फिर वेकेंट प्लॉट है या फिर पार्किंग है या गराज है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर गार्डन हो सकता है, वेकेंट लैंड हो सकता है, मतलब कुछ भी नहीं है। कई बार आपने देखे हैं बड़े बड़े बंगलोज और घर बने होते हैं, वो बीच में सिचुएटेड होते हैं और उनकी एक पूरी एरिया होता है, बाउंड्री लगी होती है और बीच में घर होता है, और उसके आसपास का लैंड या तो पार्किंग में यूज होता है या फिर किसी भी चीज में यूज नहीं होता, वो लैंड सिर्फ खाली पड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन वो उसी बिल्डिंग से अटैच हुआ लैंड होता है। तो क्या इस केस में इसे बिल्डिंग को हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे? यस बोलेंगे। क्या ये लैंड भी हाउस प्रॉपर्टी होगा? यस। तो ये दोनों एज अ होल हाउस प्रॉपर्टी कहलाएंगे? यस कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि सर वहां पर डेफिनेशन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, वहां लिखा है बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू। तो बिल्डिंग और उसके साथ जुड़ा हुआ लैंड, अटैच्ड लैंड। ठीक है, तो ये भी हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा क्या? यस सर कहलाएगा। सर हाउस प्रॉपर्टी क्यों पता कर रहे हैं, क्या हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा, क्या हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा? इसलिए पता कर रहे हैं क्योंकि जो हाउस प्रॉपर्टी होगा, जब हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ओके हो जाएगी, तभी उस पर इस हेड में टैक्स लगेगा, तभी उस पर इस हेड में टैक्स लगेगा। तो अगर कोई चीज हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से ही बाहर हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, उस पर इस हेड में टैक्स नहीं लगेगा। क्या टैक्स ही नहीं लगेगा? वो तो लगेगा सर, किसी और हेड में जाएगा फिर।
ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और तरीका है। सर सिर्फ और सिर्फ वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड है और कुछ नहीं है, यहाँ पर ग्रास है या फिर कुछ नहीं है सर। देखा होगा कई बार हम देखते हैं कि सिर्फ जमीन पड़ी हुई है सर, प्लॉट पड़ा हुआ है, जैसे हम प्लॉट बोलते हैं, ठीक है। इस पर सर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, आधे पर घास उग रही है, कहीं पर कुछ है, तो ये कमर्शियल जगह पर एक प्रॉपर्टी है जहाँ पर वेकेंट प्लॉट पड़ा हुआ है, ठीक है। उस केस में मैंने अगर इस वेकेंट प्लॉट को रेंट पर दिया तो क्या ये हाउस प्रॉपर्टी कहलाया जाएगा? आप बताइए। यहाँ तो वेकेंट लैंड को आपने हाउस प्रॉपर्टी मान लिया था, यहाँ वेकेंट लैंड को आपने हाउस प्रॉपर्टी मान लिया था, क्या इस वेकेंट लैंड को हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। दोबारा देखते हैं। सर बिल्डिंग बनी हुई है एक पीस ऑफ लैंड पर, तो जितना लैंड है उतने पूरे पर बिल्डिंग बनी हुई है, क्या उसे हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे? यस। सर लैंड है, उस पर बिल्डिंग बनी हुई है, साथ में कुछ खाली जगह भी छोड़ी हुई है, खाली प्लॉट ऑफ लैंड पड़ा हुआ है साथ में बिल्डिंग के साथ में, क्या उसे हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे? यस। सर सिर्फ वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड है, क्या उसे हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे? नो। आइए डेफिनेशन पे दोबारा आते हैं, अब आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमने ऐसा क्यों बोला। should consist of building, should consist of building, sorry the property should consist of building, building जरूरी है बॉस। जो भी प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं उसमें जब तक बिल्डिंग नहीं होगी इट विल नॉट बी कॉल्ड हाउस प्रॉपर्टी। दोबारा बोल रहा हूं, आप जिस भी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं उसमें जब तक बिल्डिंग नहीं होगी इट विल नॉट बी कॉल्ड हाउस प्रॉपर्टी। सर हाउस प्रॉपर्टी से क्या मतलब? अगर इसकी डेफिनेशन में फॉल कर जाता है तो इस सेक्शन में या फिर इस हेड में टैक्स लगेगा, अगर इस डेफिनेशन से ही बाहर हो जाता है तो इस सेक्शन या इस हेड में टैक्स नहीं लगेगा। द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग, सर लैंड क्यों ले लिया? दोबारा पढ़ते हैं पूरी डेफिनेशन। द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू। सिर्फ और लैंड तक बात खत्म हो जाती ना, अपॉर्टिनेंट देयर टू नहीं लगाते, तो वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड है ना, वो भी हाउस प्रॉपर्टी बन जाता अगर ये दो वर्ड्स एंड में नहीं लिखे होते। तो क्या बोला? प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग होना मस्ट है, बिल्डिंग होना मस्ट है, और अगर उसके साथ थोड़ा बहुत लैंड भी है जो उसके साथ अटैच्ड है, उसके साथ थोड़ा बहुत लैंड भी है जो अटैच्ड है, उसे भी इंक्लूड कर लेंगे हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में। तो क्या सिर्फ बिल्डिंग आएगी डेफिनेशन में? यस। क्या सिर्फ क्या बिल्डिंग और साथ में जुड़ा हुआ लैंड आएगा डेफिनेशन में? यस। क्या सिर्फ लैंड डेफिनेशन में आएगा? नो। क्या सिर्फ लैंड, वेकेंट लैंड डेफिनेशन में आएगा? ठीक है, चलिए सर। अब इसके जो पॉइंटर्स हैं उन पर जाते हैं। बिल्डिंग इंक्लूड नॉट ओनली रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, सॉरी इट डज नॉट इंक्लूड ओनली रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ऐसा नहीं है। अब ऐसा इन्होंने क्यों बोला? अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप हाउस प्रॉपर्टी सुन रहे हैं ना बार बार, तो आपके मन में आया होगा सर ये हाउस की बात कर रहा है, और हाउस की बात कर रहा है मतलब रहने की जगह है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, मतलब क्या ये सिर्फ यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की ही बात कर रहे हैं? तो उन्होंने साफ मना कर दिया। बिल्डिंग्स की डेफिनेशन देखिए, अब आपने यहां तक तो डेफिनेशन देखिए, बिल्डिंग में क्या क्या इंक्लूड होगा ये देखिए। बिल्डिंग इंक्लूड नॉट ओनली रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ऑल्सो फैक्ट्री बिल्डिंग्स, ऑफिसेज भी आ गए, शॉप्स भी आ गई, गोडाउन्स भी आ गए, और अगर कुछ रह गया था तो एनी अदर कमर्शियल प्रेमाइसेस। तो मतलब हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या क्या आ गया सर? सर किसी भी तरह की बिल्डिंग आ गई है, तो मतलब अगर आपने किसी को फ्लैट रेंट पे दिया, पूरी की पूरी बिल्डिंग रेंट पे दे दी, फैक्ट्री रेंट पे दे दी, ऑफिस रेंट पे दे दिया, ऑफिस स्पेस रेंट पे दे दिया, अपनी शॉप, अपने गोडाउन रेंट पे दे दिए, अपने जो कमर्शियल प्रेमाइसेस थी कुछ और वो रेंट पर दे दी, क्या होगा? सारे के सारे हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के अंदर आ गए।
तो क्या हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस तक सीमित है? नो। हाउस प्रॉपर्टी में फैक्ट्री भी आ गई, ऑफिस भी आ गए, शॉप्स भी आ गई, गोडाउन्स भी आ गए। सर हमारा जो डीबी मॉल है उसमें उसमें हमारी एक स्टोर है जो हमने परचेज किया हुआ है। वैसे वो परचेज देते नहीं है किसी को, सेल करते नहीं है, बट लेटेस्ट से वो मैं कह रहा हूँ मॉल ही आपका है, पूरा मॉल आपका है। उसमें 100 स्टोर्स हैं, 100 शॉप्स हैं, आपने सारी की सारी शॉप्स रेंट पर दे दी, आपने सारी की सारी शॉप्स रेंट पर दे दी। इनकी इनकम कहाँ असेस होगी सर? हाउस प्रॉपर्टी में असेस होगी। सर एक बिल्डिंग है, उसमें पहला फ्लोर पे तो मतलब लेटेस्ट से उसके 3 फ्लोर है, हमने तीनों फ्लोर अलग अलग किसी एक फ्लोर रेंट पे बैंक को दे दिया, एक फ्लोर पे हमने किसी क्रोमा का शोरूम रेंट पे दे दिया किसी को, और किसी तीसरे फ्लोर पर किसी और को रेंट पर दे दिया। तो क्या सर इन तीनों फ्लोर्स की इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी? यस। क्यों? क्योंकि सर वो बिल्डिंग की डेफिनेशन क्वालिफाई कर रहा है, मतलब पहली कंडीशन तो क्वालिफाई कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से सुनने से ये ना लगे कि सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ बिल्डिंग, रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल। ठीक है सर। Therefore, income from commercial property is also considered to be income from house property। बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। तो अगर मैं बोलूं कि रेजिडेंशियल हाउस है मेरा एक, ओन्ड बाय द सेसी, गिवन ऑन रेंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऑफिस प्रेमाइसेस है सर, गिवन ऑन रेंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कमर्शियल बिल्डिंग है सर, खुद की है मेरी, गिवन ऑन रेंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लगा के लिख दूं, वेकेंट लैंड, वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड, खाली प्लॉट ऑफ लैंड गिवन ऑन रेंट, क्या वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा? नो सर। व्हाई नॉट? सर बिकॉज इट्स नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी, वो हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से ही बाहर चला गया। तो सर अगर जैसे कि आपने हमें यहाँ पर बताया था, आपने बोला था ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन सर हमने इसे रेंट पे दिया है, लेटेस्ट से हमने इसे रेंट पर दिया है, तो उससे हमें पर मंथ 2 लाख रुपए इनकम आ रही है, पर मंथ 2 लाख रुपीज रेंट आ रहा है इस वेकेंट लैंड का। क्या करता है वो आदमी जिसने भी रेंट पर लिया, वो कुछ भी करता है, उससे हमें क्या करना? 2 लाख रुपीज पर मंथ रेंट आ रहा है, क्या इस इनकम पर टैक्स लगेगा सर? बिल्कुल लगेगा, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं लगेगा। तो किस में लगेगा सर? देखते हैं, सैलरी में लग सकता है क्या? नो सर। पीजीबीपी में लग सकता है? लग सकता है अगर आपका बिजनेस हो। मेरा तो बिजनेस ही यही है कि मैं प्लॉट ऑफ लैंड किराए पे देता रहता हूँ, खरीदता हूँ किराए पे देता हूँ, खरीदता हूँ किराए पे देता हूँ, मेरा बिजनेस ही यही है, दिस इज माई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये इनकम कहाँ चली जाएगी? पीजीबीपी में चली जाएगी सर, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। नो। वाई? सर हाउस प्रॉपर्टी में ही ले लेते हैं, जब बिल्डिंग को ले रहे हो, इस सब को ले रहे हो, तो हाउस प्रॉपर्टी में ले लो। नहीं ले सकते बॉस, अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये इनकम कहाँ जाएगी आपकी? पीजीबीपी में जाएगी। और क्या है इसके अलावा? दूसरा हेड क्या था? कैपिटल गेन्स में आ सकती है, जब इसे सेल करोगे तब आएगी, अभी नहीं आएगी। अभी रेंटिंग इनकम चल रही है, तो ये कैपिटल गेन में नहीं जाती। कैपिटल गेन कब आता है? एक्टिव कब होता है कैपिटल गेन? जब कोई कैपिटल एसेट बेच दिया हो। क्या ये कैपिटल एसेट होगा? हाँ होगा। लेकिन क्या अभी बेच रहे हो? नो, अभी तो रेंट पे दे रहे हैं। तो सर अगर मान लीजिए हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं रेंट पे देने का इसको, प्लॉट को, तब कहाँ जाएगी इनकम? तब दोस्त अदर सोर्सेज में जाएगी, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज कहता है कोई इनकम कहीं नहीं जा रही तो मेरे पास आ जाओ। ठीक है, मैं उसे पनाह दूंगा, अपने घर में रखूंगा और उस पर टैक्स लगवा दूंगा, ऐसा बोलता है अदर सोर्स। ठीक है, तो अगर ये वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड कहीं का नहीं रहा तो कहाँ चला जाएगा? अदर सोर्सेज में चला जाएगा। सर अदर सोर्सेज तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, किसी भी इनकम, कहीं भी की भी इनकम उस पर टैक्स लगवा देता है। ठीक है ना सर? चलिए और देखते हैं और क्या लिखा है। मजा आ रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है? अब जवाब ही नहीं है कोई, बताइए हैं कैसे चलेगा काम? मैं अज्यूम कर लेता हूँ, अजम्पशन ले रहा हूँ कि आपको मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, मुझे तो आ रहा है। चलिए सर, अब देखते हैं क्या है। लैंड अपॉर्टेनेंट मीन्स लैंड कनेक्टेड विद द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग से कनेक्टेड होना चाहिए। ये नहीं बोलोगे सर, देखो ऐसे मत बोलना कि सर, ऐसे मत बोलना कि ओहो सर ये हमारी बिल्डिंग है और ये हमारा प्लॉट ऑफ लैंड है, तो ये इसके साथ ही असेस हो जाएगा, इसे हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे इसको, क्योंकि ये बिल्डिंग से कनेक्टेड है। कहाँ से कनेक्टेड है बॉस? कनेक्टेड का मतलब है कि इस लैंड पर ही बिल्डिंग बनी होनी चाहिए, और इसके साइड वाला जो एरिया है उसे हम बोल रहे हैं
लैंड अपॉर्टिनेंट देट, ठीक है ना, तो कनेक्टेड होना चाहिए। गार्डन हो सकता है, गैराज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग वेकेंट लैंड नियर टू द प्रॉपर्टी, वेकेंट लैंड उसने क्या बोला, नियर टू द प्रॉपर्टी विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। नियर टू द प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी खड़ी हुई है और उसके साथ वाला लैंड अंडर हाउस प्रॉपर्टी, बट ओनली वेकेंट लैंड इज नॉट हाउस प्रॉपर्टी। सिर्फ वेकेंट लैंड हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा दोस्त, ठीक है, वेकेंट लैंड हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा। सर आप समझ आ गया, बार बार एक ही चीज को रिपीट मत किया करो, ठीक है, नहीं करेंगे। ओनली बिल्डिंग गिवन ऑन रेंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा सर। बिल्डिंग प्लस वेकेंट लैंड अपॉर्टिनेंट टू बिल्डिंग गिवन ऑन रेंट, हाउस प्रॉपर्टी में इनकम असेस होगी सर। बिल्डिंग प्लस गैराज दे दिया अपॉर्टिनेंट टू बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी में इनकम होगी सर। बिल्डिंग दे दिया और गार्डन दे दिया रेंट पर, हाउस प्रॉपर्टी में इनकम होगी सर। ओनली वेकेंट लैंड गार्डन गैराज गिवन ऑन रेंट, नो इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो नहीं होगी सर। अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगी तो क्या होगी, या तो दोस्त अभी मैंने जैसा आपको थोड़ी देर पहले बताया, या तो वो अदर सोर्सेज में चला जाएगा। लेकिन अगर आप यही काम करते हैं, आपका काम ही है ये, एक होता है ना कि मेरा बिजनेस ही फुल टाइम ये है, और एक होता है कि मैं साइड में कर रहा हूँ, ये साइड में मैंने दे दिया है किसी को, बस एक प्रॉपर्टी पड़ी थी। वैसे तो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं होल टाइम प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन अब एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है तो मैंने उसको रेंट पे दे दिया। मेरा उससे कोई बिजनेस करने का मोटिव नहीं है, मेरा काम नहीं है, मैं प्रॉपर्टी खरीद के उसको रेंट पे नहीं देता हूँ। इट इज जस्ट वन प्रॉपर्टी दैट आई हैड परचेज्ड लॉन्ग बैक, वो खाली पड़ी हुई थी तो मैंने उसको रेंट पर दे दिया। तो उस केस में अदर सोर्सेज में आएगा। लेकिन अगर असेसी बोलता है नहीं मेरा बिजनेस प्रोफेशन है, मेरा तो काम ही है ये, तो वो उसे बिजनेस प्रोफेशन में भी ले जा सकता है। दोनों में दोस्त डिफरेंस क्या होगा अदर सोर्सेज और बिजनेस प्रोफेशन में? बिजनेस प्रोफेशन में मैं आपको बता देता हूँ, उसके एक्सपेंसेस जो होते हैं, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में इनकम होती है और उसके साथ एक्सपेंसेस होते हैं। तो इनकम पे टैक्स लगेगा आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस उसमें से माइनस हो जाएंगे। और अदर सोर्सेज के केस में क्या होता है, एक्सपेंसेस माइनस नहीं होते, ठीक है। चल, तो सर हम तो बिजनेस में ले जाएंगे, इतना आसान थोड़ी ना होगा, ऐसे थोड़ी ना ले जाओगे, और ले जाने देगा आपका एओ। एओ कौन? असेसिंग ऑफिसर, ठीक है। आप टर्मिनोलॉजी समझ जाओ, असेसी मतलब जिस पर टैक्स लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं, एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर, ठीक है। सर मैरिज गार्डन रेंट पे दिया, तो मैरिज गार्डन क्या है, मैरिज गार्डन है क्या? मैरिज गार्डन सर वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड ही तो है, उस पर इवेंट मैनेजमेंट वाले आके कुछ सजा वजा देते हैं, ये सब कर देते हैं, तो उससे क्या, ठीक है ना। तो या तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा या फिर इनकम फ्रॉम ईजीबी, ठीक है बॉस। दूसरी कंडीशन क्या है सर? पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन क्या है? द असेसी शुड बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ओ माय गॉड, ओनर होना जरूरी है प्रॉपर्टी का, तभी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स आएगा बॉस। सर मतलब, सर ओनर होंगे तभी तो रेंट पे देंगे, बिना ओनर हुए रेंट पे कैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं। मैंने एक हॉल किसी से रेंट पर लिया और फिर मैंने उसे सबलेट कर दिया। मैंने एक बहुत बड़ा हॉल रेंट पर लिया, मैंने उसके पार्ट कराए, 4-5 ऑफिसेज बनवाए उस पे, और वो चारों पांचों ऑफिसेज मैंने चारों पांचों अलग अलग लोगों को रेंट पर दे दिए। बात समझ में आई? तो सबलेटिंग भी तो हो सकती है। अच्छा, बात तो सही है सर, ठीक है। तो आइए एक बार देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। द वर्ड ओनर इंक्लूड्स, एक तो लीगल ओनर आएगा इसमें और डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर क्या होता है हम लेटर डिस्कस करेंगे, कब कब डीम्ड ओनर माना जाएगा। फिर ओनरशिप इंक्लूड्स फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड राइट्स, ये कुछ राइट्स होते हैं, दोनों ही इंक्लूड होंगे। सबलेटिंग, अगर सबलेटिंग आप कर रहे हो, सबलेटिंग अगर आप कर रहे हो, इधर आके देखते हैं सबलेटिंग का केस, समझते हैं कैसे होगी सबलेटिंग। ये जो एक बड़ी प्रॉपर्टी है, ठीक है, यहाँ पर लेट अस से ए बी एंड सी, ठीक है बॉस। क्या बात है सर, ये देखो, अब तुम देखते जाओ। ओ कहाँ भाग रहा है ये, 1 एंड, ओहो, क्या सर आपसे एक लाइन भी नहीं बनाई जाती। ये लीजिए सर। सर ये क्या है समझ में नहीं आ रहा। सर ए इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ए ने ये प्रॉपर्टी रेंट पर दे दी बी को, कितने में? 10 लाख रुपीज में। बी ने इसे सबलेट कर दिया सी को, कितने में?
12 लाख रुपए में। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है सर, क्यों नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। हाउस प्रॉपर्टी में इनकम असेस होने के लिए ओनर होना जरूरी होता है। इसका मतलब क्या है, देखेंगे सर। क्या सर ये ए रेंट रिसीव कर रहा है हाउस प्रॉपर्टी पे? हाँ कर रहा है। क्या बी रेंट रिसीव कर रहा है हाउस प्रॉपर्टी पे? हाँ कर रहा है, क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी तो है, ये हाउस प्रॉपर्टी तो है। तो ए भी रेंट रिसीव कर रहा है, बी भी रेंट रिसीव कर रहा है। क्या इस इनकम पर ए टैक्स देगा? हाँ देगा। किस हेड में देगा? हाउस प्रॉपर्टी में देगा सर। क्यों? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्वालिफाई हो रही है, बिल्डिंग है, ये प्रॉपर बिल्डिंग है पूरी, और ए ओनर भी है प्रॉपर्टी का, तो दोनों कंडीशन अभी तक जो पड़ी वो सेटिस्फाई हो रही है। सर बी इनकम रिसीव कर रहा है इस हाउस प्रॉपर्टी से? हाँ कर रहा है। कैसे सर? सर ये बिल्डिंग की डेफिनेशन में आ रही है और ये यहां पर इसको 12 लाख रुपए मिल भी रहे हैं। तो बी की इनकम क्या हाउस प्रॉपर्टी के हेड में असेस होगी? सोच लो एक मिनट, अभी जो पढ़ा है उसके बाद सोच लो, क्या बी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में असेस होगी या नहीं होगी? नहीं होगी दोस्त, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बी इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो सर इसकी इनकम कहाँ जाएगी दोस्त? फिर वही दो आंसर, या तो अदर सोर्सेज में जाएगी या फिर पीजीबीपी में जाएगी, या तो अदर सोर्सेज में जाएगी या फिर पीजीबीपी में जाएगी। अच्छा, मतलब अब समझ में आया सर कि ए ओनर है इसीलिए उसके हाउस प्रॉपर्टी के हेड में रेंट गई, और बी ओनर नहीं है इसलिए उसके हाउस प्रॉपर्टी के हेड में रेंट नहीं गई। देखिए आप, नेचर एकदम सेम है, आप समझो बात को, नेचर सेम है इनकम का, वो भी रेंटल इनकम, ये भी रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी भी सेम है, वही प्रॉपर्टी की बात हो रही है। इट्स नॉट इवन सिमिलर प्रॉपर्टीज, इट इज द सेम प्रॉपर्टी, बट व्हाट चेंज्ड? ओनरशिप चेंज्ड। ए इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। इसीलिए मैं कह रहा हूं जब तक चारों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, इनकम हाउस प्रॉपर्टी में असेस नहीं होगी। किस में असेस होगी? अदर सोर्सेज में। सर फर्क क्या पड़ जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, पीजीबीपी, अदर सोर्सेज, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, हाउ इज इट डिफरेंट? दोस्त बहुत डिफरेंस है। अभी हाउस प्रॉपर्टी के जब रूल्स पढ़ाऊंगा ना, जब इनकम असेस करने का तरीका पढ़ाऊंगा, तब समझ में आएगा दोस्त। ठीक है, जमीन आसमान का अंतर है। हो सकता है ये इनकम 12 लाख की 12 लाख पे टैक्स लग जाए, यहां पर 12 लाख की 12 लाख इनकम पर टैक्स लग जाए, और यहां पर 7 लाख की जगह सिर्फ 5 लाख पे टैक्स लगे। सर ऐसे कैसे? बहुत सारे डिडक्शंस हैं दोस्त, यहाँ पे बहुत सारे फायदे हैं हाउस प्रॉपर्टी के उसमें। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ डिफरेंस आ जाता है। जो हम इतनी मशक्कत, इतनी मेहनत कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस। ठीक है, लॉ अलग है, बिल्कुल अलग है लॉ, इसीलिए ये डिफरेंस क्रिएट किया है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि ए की इनकम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में असेस होगी, बी की इनकम अदर सोर्सेज या पीजीबीपी के हेड में असेस हो। ठीक है दोस्त, चलिए। तो हम क्या यहाँ बोल सकते हैं कि सबलेटिंग के केस में, सबलेटिंग के केस में इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि हम ओनर नहीं होते। ठीक है, अदर सोर्सेज या उसमें चली जाती है। The person who owns the building need not be the owner of the land upon which it stands. ये बहुत ही वैसी बेसिक सी बात हो गई। यहाँ पर हमने बात की थी कि मैंने बिल्डिंग किराए पे दी है, मैंने बिल्डिंग रेंट पर दी है किसी को, तो वो ये बोल रहा है कि आपका जो लैंड है, मतलब आपका ओनरशिप बिल्डिंग तक, बिल्डिंग आपने रेंट पे दी है ना, तो आपकी ओनरशिप अगर बिल्डिंग तक है तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि लैंड के भी ओनर होने चाहिए होगा। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है। मैं तो कह रहा हूँ इस बिल्डिंग में एक फ्लैट है, मैंने वो फ्लैट रेंट पे दिया है, तो क्या उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में असेस होगी? 100% होगी सर, ऐसा ही तो होता है। चलिए, assessee must be the owner of the house property during the previous year। जिस प्रीवियस ईयर की इनकम की बात कर रहे हो उस समय आपकी ओनरशिप होना जरूरी है। अगले साल जब आपकी इनकम असेस हो रही है तब नहीं देखा जाएगा कि आपकी ओनरशिप थी या नहीं थी। मतलब मैं प्रीवियस ईयर 18-19 की इनकम असेस कर रहा हूँ, मुझे साल में 15 लाख रुपए रेंट मिला, तो तब देखा जाएगा प्रीवियस ईयर 18-19 में आप ओनर थे या नहीं थे। सर मैं था ओनर, आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में असेस होगी। आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि सर इनकम कब असेस कर रहे हो? असेसमेंट ईयर में, मतलब 1920 में इनकम असेस होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, अगले साल होती है इनकम, रिटर्न अगले साल भरा जाता है। उस साल तो रिटर्न भर भी नहीं सकते ना, क्योंकि 31 मार्च तक आपको पता ही नहीं आपकी इनकम कितनी है। ठीक है, तो अगले साल रिटर्न फाइल किया जाता है, असेसमेंट अगले साल होता है। तो आप ये नहीं बोल सकते अगले साल की अब तो मैं ओनर ही नहीं हूं इस प्रॉपर्टी का,
तो फिर मेरी इस हाउस प्रॉपर्टी के हेड में इनकम असेस नहीं होगी। आपको अब ओनर होना जरूरी है भी नहीं, आपकी तो जिस साल की इनकम असेस हो रही है ओनरशिप उस साल की देखी जाएगी, ठीक है ना। इन केस ऑफ डिस्प्यूट ऑफ ओनरशिप, कई बार क्या होता है, डिस्प्यूट होता है, आपने सुना होगा कि वो झगड़ा हो रहा है मकान किसका है यही नहीं पता, तो उस केस में सर अब ओनरशिप, आपने तो कहा ओनर होना जरूरी है, अब ए और बी में झगड़ा हो रहा है कि ये बिल्डिंग ए बोल रहा है मेरी है, बी बोल रहा है मेरी है, तो इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, तो इस केस में इनकम किसके हेड में, किस हेड में या कब असेस होगी। तो वो बोल रहे हैं कि बॉस अगर ऐसा है, अगर डिस्प्यूट ऑन ओनरशिप आ रहा है, तो उस केस में जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करती, देखो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, कोर्ट का फैसला फाइनल है, बट जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करती तो डिसीजन ऑफ ओनरशिप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर बोलेगा ए ओनर है तो ए से टैक्स लिया जाएगा, अगर बी ओनर बोलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो बी से टैक्स लिया जाएगा, दोनों में से जो भी बोलेगा ओनर मैं हूं, मतलब इनकम टैक्स जो जिसको ओनर बना देगा उससे टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। एक मैं आपको बात बताता हूँ, जनरली ऐसा होता है जो पर्सन रेंट रिसीव कर रहा होता है ना उसे ओनर माना जाता है, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी, अब मान लो सोच के देखो, ए रेंट रिसीव कर रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है बी से कि तुम टैक्स दो, बी बोलेगा पागल हो गए हो क्या, मतलब लॉजिकल नहीं लग रहा ना ये चीज। ओनरशिप का डिस्प्यूट है तो इसका मतलब थोड़ी ना रेंट रुक जाएगा, हो सकता है ए ने रेंट पे दे दिया हो किसी को, ठीक है, डिस्प्यूट चल रहा है ओनरशिप का वो अलग चीज है, भाइयों भाइयों में लड़ाई हो जाती है कई बार, नहीं ये मेरा है वो कह रहा है मेरा है, तो रेंट पे कोई पता चले उस घर में आराम से रेंट पे रह रहा है और रेंट भी दे रहा है, रेंट किसे मिल रहा है, मिस्टर ए को मिल रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, जब तक कोर्ट के ऑर्डर नहीं आ जाते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा हु इज द ओनर फॉर द टाइम बीइंग, मतलब बेसिकली इनकम टैक्स के डिसाइड करने से ओनरशिप डिसाइड नहीं हो रही है, आप समझो बात को, लीगल ओनर उसका जो कोर्ट डिसाइड करेगा वो होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का स्कोप क्या है, सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मतलब भी नहीं है कौन ओनर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहेगा, मुझे तो मेरा टैक्स मिल जाए, टैक्स किससे मिलेगा, जिसको रेंट मिल रहा होगा, ठीक है, तो जनरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे पकड़ता है जिसको रेंट मिल रहा है, ठीक है। तो हमने अभी 2 पॉइंट पढ़े, अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक तो हमने बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टिनेंट देयरटू वाला पॉइंट पढ़ा, और दूसरा पॉइंट हमने ओनरशिप का पढ़ा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बाकी के बचे हुए 2 पॉइंट्स और इस चैप्टर को आगे लेके जाएंगे। अभी तक समझ में आया होगा, थैंक यू सो मच, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टेक केयर।